Over to you, sir. Yes, Assalamu alaikum, respected participants and our distinguished guest. I am Nasir Bashir. On behalf of IFA FBC, I welcome all the respected participants from different accounting professional bodies or different organizations and students. Today's session is on invoicing, the new system launched by FBR, through which the sale invoices will be directly reported to FBR system. And it's a very good topic, and we have a very good speaker on the topic. I'll give brief introduction to the speaker later on. First, I will request Mr. Ali Osja to please start the session by playing the recitation from Holy Quran. Ali, please. Start officially the today's session. We have Mr. Imran Munir with us as our learned speaker. Mr. Imran Munir is a fellow member of Pakistan Institute of Public Finance Accountants. He is also a fellow member of International Forensic Accountants. He is cost and management accountant, an advocate, and member Faisalabad Tax Bar Discussion Committee. He is also ex-member of FTBA, and currently he is working as principal as Imran Associates. He holds 20 plus years of experience handling tax matters of various natures. And I am positive that he will give the detailed insight and the will elaborate the technical aspects of today's seminar, today's session. Over to you, Mr. Imran Munir. Thank you, Nasir sir. Assalamu alaikum. E-invoicing is the topic today, a very hot topic, and for more brief introduction, it is applicable from 1st February. FBR has issued a circular, SRO 28/2024, in which they have bound the taxpayers, various categories of taxpayer, whom shall install the system of e-invoicing and report it directly to FBR. I'll give you a brief introduction before going into the depth and going into the presentation. क्यों ये e-invoicing का मॉडल क्यों दिया गया है? बेसिकली FBR का ये कहना है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इंपोर्ट सेक्टर और ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन होती है। अच्छा, वो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए उन्होंने इससे पहले भी काफी सारे मॉडल्स आए। जो लोग पुराने जानते हैं टैक्स के निज़ाम को, 2003 में 2002 में
स्टार का एक सिस्टम लॉन्च किया गया जिसमें आपकी परचेज के डाटा को ऑनलाइन किया गया। फिर आपका IRIS आया, इसमें आपकी इनवॉइसेस फीड होना शुरू हुई। फिर इन्होंने इसको डिजिटल करने के पहले स्टेप के तौर पे ये किया कि आप मैनुअल परचेज इनवॉइसेस अपनी नहीं फीड कर सकते, बल्कि आप उसको आपके सप्लायर ऑनलाइन फीड करेगा। और रियल टाइम इंटीग्रेशन उसको कहा गया, रियल टाइम इनवॉइस इंटीग्रेशन का सिस्टम एक दिया गया। उससे एक स्टेप आगे फिर गए, फिर उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन की रिटेलर्स के लिए। उनकी दो कैटेगरीज बनाई, उन कैटेगरीज के मुताबिक उनको कहा गया कि जी आप अपने सिस्टम लगाएं POS का, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम के बाद उसमें एक सेक्टर को कवर जरूर किया गया, रिटेल सेक्टर को। लेकिन इवन मैंने जैसा कि बताया कि FBR का ये कहना है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स इज बीइंग इवेडेड इनटू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि ये चीजें मोस्टली इंपोर्ट हैं या होलसेल हैं या ट्रेड हैं, तो इनके ऊपर जो टैक्स है वो पूरा जमा नहीं होता। तो उन्होंने इस सेक्टर को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए ये ई इनवॉइसिंग का मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इसकी डिटेल अभी हम आपसे शेयर करेंगे। ये बेसिकली POS से कुछ हद तक इस तरह से मिलता जुलता जरूर है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका इन हाउस चलेगा, जिसपे आप अपनी इनवॉइस जनरेट करेंगे, वो FBR के साथ सिंक होगा। और वो FBR के सिंक जो करवाएंगे आप, वो उनके वेंडर से करवाएंगे। ये वही प्रैक्टिस है जैसे POS में हुई थी। जिन लोगों ने 2-3 साल पहले POS को स्टडी किया हुआ है वो जानते हैं कि POS में यही था कि FBR ने अपने अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट दे दी थी, उनसे आप वो सॉफ्टवेयर को अपने इंटीग्रेट करवाते थे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन से आपको डिटेल फिर पॉइंट वाइज गाइड करता हूँ आगे जी। ओके, FBR डिजिटल इनवॉइसिंग, पिफा फैसलाबाद ब्रांच कमेटी की हमेशा से ये काविश रही है, और इन्होंने ये बड़े एक्टिव है माशाल्लाह से कि कोई भी हॉट टॉपिक जो आता है तो आई थिंक दे आर द फर्स्ट वन, पायनियर होते हैं हमेशा। सबसे पहले ये लोगों को उससे अवेयरनेस भी देते हैं, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल को। तो पिफा फैसलाबाद ब्रांच कमेटी एक दफ़ा फिर मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव इतना क्विकली लिया है और इस पे लोगों को गाइड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जी, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट? देखिए, टैक्स इनवॉइस जो है, आप जानते हैं, जो लोग सेल्स टैक्स एक्ट को पढ़ चुके हैं, स्टैट्यूट को पढ़ा हुआ है, रीडिंग की हुई है, वो जानते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है सेल्स टैक्स में, उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में होता है टू होल्ड वैलिड परचेज इनवॉइस। ये कानून में लिखा हुआ है कि वैलिड परचेज इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। उसको आगे जैसे मैंने अभी स्टेप्स बताया कि आहिस्ता आहिस्ता FBR ने स्ट्रेंथन किया, और आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया में ये चल रहा है, हमारे हमसाया मुल्क में चल रहा है। इंडिया में उन्होंने कुछ लिमिट दी है, उस लिमिट के बाद जो टैक्स पेयर्स हैं वो ई इनवॉइसिंग के सिस्टम में इंटीग्रेट हुए हुए हैं वहाँ पे भी। टैक्स इनवॉइस वर्डिंग जो है वो क्रिएटेड डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिक टूल कोई भी आपका हो, जैसे ये कंप्यूटर पे बेसिकली बननी है। पेपर इनवॉइस को भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप उसको स्कैन करके और इसी के अंदर लेके आएंगे ताकि वो ई इनवॉइस होगी। ये जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि बेसिकली पेपर इनवॉइस का क्या मतलब है। इसके बाद वो एक कोड जनरेट होगा, पहले डाटा आपका जाएगा FBR में, वहां से एक QR कोड लगेगा, वो QR कोड वापस आएगा तो फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो वो आपकी ई इनवॉइस ही कंसिडर होगी। वर्किंग वर्किंग कैसे है? देखिए, पेपर इनवॉइस किसी दौर में मैनुअल थी, फिर कंप्यूटराइज शुरू हुई, लोगों ने बनानी शुरू की, इनवॉइस बुक्स होती थी। ये सारे का सारा स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती गई, फिर डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर अब इलेक्ट्रॉनिकली होगा, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स पे, जो सेक्टर्स FBR ने इस SRO में 24 जो है इसमें मेंशन किए हैं, 24 में जो आया है इसमें मेंशन किए, 28 नंबर SRO, वो आगे डिटेल आपको उसकी भी दे देंगे। सेल इनवॉइस, रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वट एवर इट इज, ये सारे का सारा अब आपके सिस्टम से होगा, जो कि सिस्टम सिंक्ड होगा, इंटीग्रेटेड होगा FBR के साथ। मैंडेटरी किस पे है? अमेंडमेंट रूल्स में आई है जी, सेल्स टैक्स रूल 2006, उसमें अमेंडमेंट आई है। FBR ने SRO 28 2024 जैसे कि मैंने बताया उसमें दिया है किन लोगों पे ये एप्लीकेबल है। ये देखिए नीचे डिटेल मेंशन है, तमाम इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMCG बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो जानते हैं कि FMCG पे बड़ी तगड़ी एडजुडिकेशन भी हो चुकी है। बेसिकली कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए FMCG वो है जो कि एंड कंज्यूमर को सेल की जाती है डे टू डे बेसिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड है इसमें जी तमाम होलसेलर्स, इंक्लूडिंग डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फास्ट मूविंग। पहले में इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर आया, दूसरे में होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन आ गई।
तीसरे में उन्होंने कहा है ऑल होलसेलर कम रिटेलर्स इंगेज इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ एफएमसीजी ऑन होलसेल बेसिस टू द रिटेलर्स। यानी जो एक स्टेप आप पीछे चले जाएं, रिटेल आउटलेट आप जानते हैं कि रिटेल आउटलेट होती है जहां से एंड कंज्यूमर परचेज करता है आगे, ये उससे एक स्टेप पीछे भी चले गए, यानी उससे एक स्टेप पीछे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी ये ई इनवॉइसिंग का मैकेनिज्म मैंडेटरी है। इन्फोर्समेंट डेट इसकी जनाब इन्होंने 1 फरवरी दी है, लेकिन इसमें अगर आप टाइम लेना चाहते हैं तो इन राइटिंग अपने कमिश्नर को लिख के एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पे लोग जानते हैं जब पीओएस का इशू आया था तब भी वो डिले होता गया था, काफ़ी दफ़ा डिले हुआ, तो उसमें भी फिर एडजुडिकेशन में जाके वो मामले सेटल हुए। तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है जिन लोगों का इस सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स में जो लोग फॉल करते हैं, पर्टिकुलरली एफएमसीजी वाले, अगर वो अभी उनके पास कंप्यूटर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा या कुछ भी है, तो प्रेफरेबली दे शुड राइट डाउन टू देयर रिस्पेक्टिव आरटीओ, अपने जोन को लिखें इन राइटिंग और उनसे एक्सटेंशन मांगे और टाइम मांगे। कितना टाइम देंगे, किस तरह देंगे, वो अगली चीज़ है, लेकिन आप अपनी मैंडेटरी लायबिलिटी जरूर पूरी कीजिए कि आप एक दफ़ा उनको अप्लाई जरूर कर दीजिए कि जी ये हमें इस पे टाइम दिया जाए। लाइसेंस इंटीग्रेटर, मैंने स्टार्ट में बताया कि एफबीआर इसकी लिस्ट पब्लिश करेगा, जो कि इनके अप्रूव्ड वेंडर आप कह लें उसको, या लाइसेंस इंटीग्रेटर कह लें, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को एफबीआर के साथ सिंक करके देंगे। इसका मैकेनिज्म पूरा है, वो भी हम आपको अभी दिखा देते हैं इसके साथ ही। पीओएस इंटीग्रेशन, लाइसेंस इंटीग्रेटर किस तरह करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई किया जाएगा, मैंडेटरी है। पॉइंट ऑफ सेल, ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो आपका ईआरपी चल रहा है एग्जिस्टिंग, ये नहीं है कि आप नया सिस्टम लगाएंगे, हाँ जिन लोगों के पास नहीं है वो नया लगा लें, जिनके पास एग्जिस्टिंग चल रहा है वो एफबीआर के लाइसेंस्ड वेंडर के साथ इसको कर सकते हैं सही। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक प्रेजेंटेशन को होल्ड करके ना आपको उसका मैकेनिज्म भी दिखा दूं, क्योंकि वो इससे रेलिवेंट है, वो भी एफबीआर ने नोटिफिकेशन इशू कर दी है, एफबीआर के पेज पे मौजूद है। लेट मी शेयर दैट विद यू, जस्ट अ सेकंड। ये है जी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो एफबीआर ने दी है। आई होप इट्स विजिबल, अगर ना हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर डाटा शेयरिंग है जी, थ्रू एपीआई विद एफबीआर, ये उन्होंने पूरा मैकेनिज्म एलेबोरेट किया है विद पिक्चर्स। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं, कौन कौन इस डॉक्यूमेंट के क्रिएटर हैं, कैसे ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया है, कंटेंट्स क्या हैं इसमें। उसके बाद ये इन्होंने ना तस्वीरों के साथ, ये देखिए ये बड़ा इजी है समझाना यहाँ से। ये टैक्स पेयर का कंप्यूटर है जी, लेफ्ट पे अगर आप देखें, और इसके सामने एफबीआर का सिस्टम है। पुश इनवाइस डाटा टू एफबीआर फिजिकल डिवाइस, आप डाटा जो है वो जनरेट करेंगे जस्ट लाइक दैट, जैसे आप अभी अपने एनएक्सएल में बनाते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न में, वही तरीकाकार, रेट, क्वांटिटी, एचएस कोड, उसकी स्पेसिफिकेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्राइस, डेट, सब कुछ लगा के आप उसको भेजेंगे। वो रियल टाइम में एफबीआर के सिस्टम से इंटीग्रेट होके वापस आपके पास आ जाएगा, और उसको एक नंबर लग जाएगा, क्यूआर कोड लग जाएगा, जिसको आप बाद में प्रिंट कर सकेंगे, एंड दैट वुड बी कॉल्ड ई इनवॉइस। तो ये वो मैकेनिज्म है जो मैं भी आपको बता रहा था कि किस तरीके से ई इनवॉइस जनरेट होनी है। और इसके बाद अगले बॉक्स में अगर आप देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है periodically मूव द इनवॉइस डाटा टू एफबीआर ऑनलाइन सिस्टम, यानी आपके जो एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर सी जो आपका सेल्स का है, ये periodically उसमें ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। तो ये इसका मेन थीम है। उसके बाद नीचे इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है इसके अंदर, ये देखिए मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, वही वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं। सप्लाई चेन ऑपरेटर, एससीओ वर्ड इन्होंने इसमें ऐड किया है। इंटीग्रेशन स्टेप्स हैं इसके कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप करेंगे। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके जो है ना सॉफ्टवेयर वाला, जो आपका सॉफ्टवेयर को कर रहा है, ये उसके लिए भी काम आएगा। इसके अंदर उन्होंने पूरा टेक्निकल मैकेनिज्म भी दिया है कि वो उन्होंने कैसे कैसे आपके सिस्टम को इसके साथ सिंक करना है, और कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे कैसे जाना है, किस किस लिंक को खोलना है, क्या क्या आप करेंगे। इसमें नीचे देखिए वही जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, टाइप इनवॉइस टाइप है, परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है। सीएनआईसी आप उनका लिखेंगे, बायर सप्लायर का, जैसे आप पहले लिखते आ रहे हैं। एड्रेस है, सेल्स टाइप है, उस पर सेल्स टैक्स कितना एप्लीकेबल है, रिटेल प्राइस है, विद हेल्ड हुआ है क्या, एक्स्ट्रा टैक्स है, एफईडी उसके अंदर भी शामिल है, विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल है, सीवीटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम की डिटेल आ जाएगी, एचएस कोड, प्रोडक्ट कोड, डिस्क्रिप्शन, रेट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी, इस तरह की चीज़ें सारी, ये वो वही चीज़ें हैं जो इनवॉइस के ऑलरेडी आ रही हैं, लेकिन ये उन्होंने डिटेल से एलेबोरेट कर दी है। उस पर सेल्स टैक्स कितना है, विद हेल्ड है, एसआरओ। अच्छा, जहाँ पे आप कोई एग्जामेशन लेना चाहते हैं तो उसका आप एसआरओ का हवाला दे देंगे, या रिड्यूस रेट आएगा, या जीरो रेट आएगा, या एग्जाम्प्ट आएगा, तो उसका आप हवाला देंगे यहाँ पे। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में जो चीज़ें हैं ये रिटर्न के मुताबिक ही हैं।
यहाँ से आगे फिर टेक्निकल डाटा शुरू होता है। ये वो टेक्निकल डाटा है जो कि जो आपके सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं उनके लिए ये काम आएगा कि कौन कौन से उनको यूआरएल्स कहाँ जाएंगे, किससे वो डाउनलोड करेंगे। ये उन्होंने सैंपल कोडिंग भी उसकी बता दी है कि अगर आपने कोडिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ये अवेलेबल है एफबीआर की वेबसाइट पे। मैं भी शेयर कर दूंगा, जो लोग देखना चाहें वो यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन एफबीआर के मेन पेज पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और ये टेक्निकल है, और इसमें ये उन्होंने अपने नंबर्स भी दे दिए हैं कि अगर आपको कहीं पे टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो इन नंबर्स पे और इन ईमेल्स पे आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अब हम अपनी बाकी की जो है प्रेजेंटेशन उसको कंटिन्यू करते हैं जी। जी तो ये हमने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली कि किस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है वे टू फाइंड, आपने कहाँ से ढूंढने हैं लाइसेंस इंटीग्रेटर, ये एफबीआर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। जो उनके लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर होंगे या वेंडर्स जिनको आप कहेंगे अप्रूव्ड वेंडर का वर्ड इस्तेमाल कर लें, तो वो एफबीआर उसकी लिस्ट पब्लिश करेगा। उनकी फी रिक्वायरमेंट जो है वो भी लाइसेंस इंटीग्रेटर की एफबीआर के साथ जो है वो भी इसमें मेंशन्ड होगी और एक प्रॉपर तरीके के साथ ये सिस्टम चलेगा। एफएमसीजी, अगेन एफएमसीजी बेसिकली जी थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट में मेंशन्ड है। एग्जांपल इसकी ये देखें कुछ लिखी हुई है मैंने, जूसेस वगैरह हैं, सोप टी वगैरह, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। शॉर्टली मैंने आपको इसमें बता दिया था कि शॉर्टली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं दोज गुड्स दैट आर सोल्ड टू एंड कंज्यूमर ऑन डे टू डे बेसिस, तो वो चीजें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आएंगी। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी ये सिस्टम चलाने के लिए एफबीआर का कोई स्टाफ आएगा वो फिजिकली विजिट करेगा आपका सिस्टम लगाएगा? ऐसा नहीं होगा। इस किस्म की कोई चीज़ उन्होंने नहीं दी। ये ऑनलाइन सिस्टम आपका चलेगा और उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर सिंक हो जाएगा एफबीआर के साथ। सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, मैंने अभी आपको पेपर दिखा दिया, उसके अंदर पूरे यूआरएल सब चीज़ें मौजूद हैं। आप अपने टेक्निकल जो स्टाफ है जो आपका सॉफ्टवेयर चला रहा है या आईटी का सिस्टम, क्योंकि इसमें अभी एक प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम ये आएगा कि बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर नहीं भी होंगे, क्योंकि जो इस एफएमसीजी सेक्टर के बहुत सारे लोग हैं हो सकता है वो सिस्टम में ना चला रहे हों, अभी मैनुअल चला रहे हों, तो उनको ये करना पड़ेगा। तो उनके जो आईटी के गाइस जिनको वो हायर करेंगे उनके लिए ये डॉक्यूमेंट बड़ा काम का है, और उन्होंने इसका तरीकाकार भी बता दिया और सोर्स भी दे दिया है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ टेस्ट फिर कमर्शियल सॉफ्टवेयर मैंडेटरी नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड बाय एफबीआर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय पर्सन हैविंग अ वैलिड लाइसेंस ग्रांटेड बाय एफबीआर। देखिए उन्होंने कोई मैंडेटरी इस तरह की चीज़ नहीं, देखिए कमर्शियल सॉफ्टवेयर ही आपने लेना है लाजमी। उन्होंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि वो जो आपके अप्रूव्ड वेंडर आएंगे वो आपको इसमें लगा के सिंक कर देंगे। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पीओएस में मेरा ख्याल ऐसे ही हुआ था कि ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ जो है सॉफ्टवेयर दैट वाज सिंक्ड विद एफबीआर। तो यहाँ पे भी ये रियल टाइम में सिंक हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो इनवॉइस जनरेट होनी है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली ये है कि उस पर जो क्यूआर कोड लगना है वो एफबीआर से सिंक होकर जनरेट होना है। दैट मीन्स जो आपका सीरियल नंबर आप उसको कह लें या इनवॉइस नंबर कह लें, उसके ऊपर वो जो नंबर मेंशन होना है वो बेसिकली उस सिस्टम से जनरेट होना है। उसके बाद आपका डाटा जो है वो फिर रिटर्न के अंदर periodically जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा एक क्लैरिटी वाली है। पीओएस में ये था कि रियल टाइम डाटा अपलोड हो रहा होता था, ये फर्क है इसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन का वही बेसिकली आपका जो एग्जिस्टिंग ईआरपी है उसको आप एफबीआर के सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे और वो आपका चलता चला जाएगा। पोटेंशियल एक्सपेंशन एफबीआर लिस्टिंग है, एफएमसीजी चेन स्टोर्स हैं उनको periodically वो अपलोड करी जा रहे हैं एफबीआर के साथ। ये मतलब उनका है, चूंकि ये सिस्टम लॉन्च हो गया है, मतलब लॉन्च होने से मुराद है इन्होंने एप्लीकेबल फर्स्ट फरवरी से कर दिया है। इस पे क्वेश्चन हो सकता हो, इस पे ओपिनियन दिया जा सकता है कि ये अभी इतनी जल्दी और इतने शॉर्ट टाइम में कैसे मुमकिन होगा कि इतने बड़े सेक्टर को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, इतना बड़ा सेक्टर उठा के आप 10-15 दिन 20 दिन में उनको कहें जी आप सारे के सारे सिंक करवा लें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास, जैसे मैंने कहा कि उनके पास हो सकता है कि मौजूद ही ना हो सिस्टम, उनके पास ये सॉफ्टवेयर ही ना हो, वो मैनुअल चला रहे हो, या हो तो वो इस काबिल ना हो कि वो इंटीग्रेट कर सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स तो जाहिर है होंगी। टाइम का इशू जो इसमें है वो एक इशू रहेगा, और उसको बेसिकली देखना पड़ेगा कि वो एफबीआर उस पर फर्दर क्या देता है, रिलैक्सेशन देता है या इसको स्ट्रिक्ट करते हैं। पीओएस में इन्होंने बाद में बड़े सख्त हैवी किस्म के फाइन्स शुरू कर दिए थे, जो कि स्टार्ट ही 5 लाख से होते थे और 4 मिलियन तक उसको कर दिया था फिर। तो इस तरह इसमें भी अभी देखें कुछ चीज़ें हैं जो क्योंकि अभी प्री मेच्योर है, अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है और टाइम उन्होंने बड़ा शॉर्ट दिया है। होपफुली ये टाइम एक्सटेंड शायद करें, अगर नहीं भी होता तो आप ये तरीक़ाकार उन्होंने लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस जिन्होंने करनी है वो एक्सटेंशन ले सकते हैं
इसमें फर्दर इसकी ये बेसिकली जो दूसरा लेट इंटीग्रेशन जो है इसमें उन्होंने वो एसआरओ, अच्छा ये जो पुराना एसआरओ था जिसमें रूल 150 वाई था, ये बेसिकली रिटेल सेक्टर को इन्होंने ऑलरेडी वो जो दो कैटेगरीज की थी जिनको पीओएस लगाया था उसमें ये डिटेल ऑलरेडी मेंशन है, तो ये तो पुरानी चीज ही दोबारा है इसमें। ये बेसिकली जी हमारी जो क्रक्स था, शॉर्टली मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ई इनवॉइसिंग का जो मेथड इन्होंने दिया है, ई इनवॉइसिंग बेसिकली रिटेल सेक्टर, इंपोर्ट सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ऑफ एफएमसीजी, उसके बाद बल्क इंपोर्टर कंज्यूमर। अच्छा, बल्क का वर्ड यूज करके इंपोर्ट में वो इसलिए कहते हैं कि एक बंदा है वो पीछे बैठ के इंपोर्ट कर रहा है, उसके बाद वो आगे अपने बहुत सारे अप्रूव्ड वेंडर्स हैं जिनको वो दे रहा है। तो बेसिकली जो लोग टैक्स प्रैक्टिस में हैं वो तो जानते हैं, जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये चीज़ है कि जब गुड्स ट्रांसफर होती हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो उस पर्पज के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड किया जाता है एफबीआर में, सेल्स टैक्स में। तो वो इनवॉइस जनरेट होती है डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे एंड कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये बेसिकली जब ओनरशिप ट्रांसफर होनी है ना एक नाम से दूसरे नाम, तो वहां पर भी सेल्स टैक्स इनवॉइस जनरेट होनी है, इन्होंने उसको भी इलेक्ट्रॉनिक पे मैंडेटरी कर दिया है। ये इसकी एक एक्सटेंशन है जो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये नहीं होगा कि इंपोर्टर है उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और उसने आगे उठा के अपना जितना भी मटेरियल मंगवाया है वो 4 5 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया है और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बस देने के बाद वो खत्म हो गया इनवॉइसिंग, कि ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो अलग रजिस्टर्ड होगा, वो एंड कंज्यूमर को सेल करेगा, वो भी इस सिस्टम को अपनाने का लगाने का पाबंद होगा। और जो पीछे बल्क में इंपोर्ट कर रहा है, जो कंटेनर्स मंगवा रहा है, हैवी मंगवा रहा है, वो अलग से करेगा। यानी दोनों एफएमसीजी सेक्टर में दोनों लोग जो हैं ये मैंडेटरी है उन पे ई इनवॉइसिंग का सिस्टम लगाना और उसको रिपोर्ट करना। अच्छा, इसकी रिपोर्टिंग में एक चीज और अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो आपका एनएचआर सी है, एनएचआर सी ऑटोमेटिक बिल्ड होगा इसके बाद, क्योंकि आपने जो इनवॉइस बनाई है ना, वो इनवॉइस एफबीआर पीरियोडिकली, उन्होंने लफ्ज लिखा हुआ है पीरियोडिकली, यानी वो हो सकता है हफ्ते का टाइम दे दें कि हर वीकेंड पे करेंगे या 15 दिन में करेंगे या अभी शायद मुमकिन है कि महीने का दें, वो टाइम बताएंगे कि वो पीरियोडिकली आपका डाटा अपलोड होता रहेगा। ये भी हो सकता है कि 24 आवर ही कर दें, रोजाना ही आपका कोई एक टाइम हो कि दिन में जितनी आपने इनवॉइसेस बनाई हैं वो अगले दिन आपकी अपलोड भी हो जाए एनएचआर सी में। दूसरी चीज इसमें एक इसी से लिंक्ड एक चीज है, एक्सप्लेनेशन ये समझने के लिए बड़ी जरूरी है कि एफबीआर ने कुछ अर्सा से ना आपकी जो इनवॉइसेस आप अपलोड कर देते हैं उसको चेंज करने पे काफी सारी सख्तियां कर दी हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब आप एक दफा इनवॉइस अपलोड कर देते हैं ना, उसके बाद इसमें बड़े फ्रॉड्स हुए हैं कि वो उसके बाद वो क्लेम नहीं होती, रिटर्न हो जाती हैं या आप किसी के नाम वैसे ही डाल देते हैं। तो उन्होंने उसको ये कर दिया कि अगर आप गलती से भी कर गए, कोई मिस्टेक कर गए, तो आप उसका फिर उसके बाद डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करें। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है। जो लोग पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर से अवेयर नहीं है या सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे एफएमसीजी सेक्टर में और वो नए सिरे से कोई सॉफ्टवेयर लगा के इस पे आना चाह रहे हैं, बिल्कुल एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसको इंटीग्रेट करवाते हैं, तो उनको इस चीज़ का ज्यादा केयर करनी पड़ेगी कि आप बहुत केयरफुली अपना डाटा जो है वो अपलोड करिए। क्योंकि जब एक दफा एफपीआर के डाटाबेस में चीज चली जाती है ना, तो उसको चेंज कराने का जो सिस्टम है ना उसमें बाद औकात अप्रूवल्स पे चला जाता है और रिवीजन की अप्रूवल जो लोग प्रैक्टिस में वो जानते हैं कि बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। इसमें टैक्स ऑफिस में बड़ी आपको ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, रीजन देनी पड़ती हैं, जस्टिफिकेशन बड़ी देनी पड़ती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज पे जरूर केयरफुल रह के इसको अपडेट करना है कि आप जो अपना डाटा फीड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन काफी डिटेल से देनी है आपने। जैसे आप सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाते थे, एनएचआरसी जो लोग बनाते रहे हैं, जो अभी रिसेंटली आईआरएस में आ गया था जहाँ पे सेल्स इनवॉइस मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम उन्होंने दे दिया ऑनलाइन, जो लोग उस पर काम करने के आदी हैं उनके लिए शायद इसमें कोई इतनी मुश्किल ना हो। लेकिन हमारा चूंकि कंसर्न ये है कि पहले तो ये होता था ना कि लोग अपनी सेल्स इनवॉइसेस भिजवा देते थे, तो वो जो उनके कंसल्टेंट्स या एडवाइजर्स होते थे वो फीड करते थे। तो अब तो सिस्टम आपका जो लगना है इन हाउस, उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिपोर्ट होना है। तो इसमें और पहले में कुछ फर्क है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब इन हाउस डेवलपमेंट होनी है तो आप बारहा ऐसा नहीं कर सकेंगे कि उसको चेंज करें। देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक अलग चीज है। बिजनेस में ऐसा होता है कि आप कोई माल किसी को भेजते हैं, अब जब आपने चीज़ें आउट करनी है, टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन से सब लोग वाकिफ हैं, फिजिकली जब आपने कुछ चीज़ें आउट करनी है तो आपने उसकी सेल्स इनवॉइस जनरेट करनी है ना। तो अब आपने सेल्स इनवॉइस जनरेट कर दी, उसके बाद वो आपकी चीज़ें रिटर्न हो गई, अब वो डाटा तो एफबीआर के अपलोड हो गया और आगे वो फर्दर भी जो पीरियोडिकली अपडेट होना था वो आपके अपलोड हो गए, नेक्स्ट में चला गया।
तो अब उसको रिटर्न हो सकता है कि आपके लिए रिटर्न फाइल करने से पहले भी करना मुश्किल हो जाए। यानी एक तो ये है ना कि रिटर्न सबमिट हो गई आपकी मंथली रिटर्न, और उसके बाद आप उसको चेंज करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपको रीसेंट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, हमारी प्रैक्टिस में ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें हमें कुछ मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमें उसके लिए फिर डेबिट नोट इशू करने पड़े और उसको रिटर्न करना पड़ा। एक्चुअली वो चीज़ें हमें रिटर्न हो गई थी उसी टाइम, बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। लेकिन वो एक दफ़ा जब अपलोड हो जाता है डाटा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिपीटेडली दोबारा बता रहा हूँ कि उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारी जगहों पे अभी भी स्टिल आप जानते हैं, और कुछ दिन भी ऐसे आते हैं पाकिस्तान में जब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इस तरह के सेटअप होते हैं। ये इशू जो लोग आईटी सेक्टर से जानते हैं, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो जानते हैं कि ये कोई इशू नहीं होता। वो आपके सिस्टम में डाटा सिंक होता रहता है, और जैसे ही आपका कनेक्शन बहाल होता है वो अपलोड हो जाता है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा इशू ऐसा नहीं है कि जिस इशू की वजह से ये सिस्टम को आप वुलनरेबल कह दें या आप इस पे क्वेश्चन मार्क रेज करें। सिस्टम ये एफिशिएंटली चलेगा और चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि डाटा जो भी आपका आ रहा है वो रियल टाइम में एफबीआर को जाए। बिकॉज ये सेक्टर ऐसा है फास्ट मूविंग का। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसको लगाने की वजह भी यही है दैट एफबीआर इज ऑफ द ओपिनियन कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं, इनमें सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन है। वो टैक्स इवेजन कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा एक जो इशू आता है ना, वो ये आता है कि ये एंड कंज्यूमर की प्रोडक्ट है। अब एंड कंज्यूमर की प्रोडक्ट का मतलब है कि यू हैव टू बी अ रिटेलर। जाहिर बात है, आप रिटेल सेल करेंगे तभी एंड कंज्यूमर लेगा ना। मैन्युफैक्चरर भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बाज़ औक़ात खुद रिटेल कर रहा होता है, उनकी अपनी आउटलेट्स होती हैं। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं जो कि आउटलेट भी उनकी अपनी ही होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और रिटेल सेल भी कर रहे हैं। तो ये जो ओपिनियन एफबीआर ने फॉर्मुलेट किया है कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इस सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन है। तो इसकी रीजन बेसिकली ये है क्योंकि ये बहुत बल्क में क्वांटिटी आती है। एचएस कोड आप कुछ भी डालेंगे, देखिए इसमें आप कोई चीज छुपाना चाहते हैं तो रिटेल पे फर्दर टैक्स भी नहीं है। आपको पता है कि इस साल फर्दर टैक्स की भी परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई है। पहले ये 3% था, अब ये 4% हो गया है। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हम लोग सुनते आ रहे हैं। पुराने जो लोग प्रैक्टिस में, वो जानते हैं कि 2005-6 में ये बड़े जोरों शोर से ये बातें सुनने में आई थी जब गवर्नमेंट थी शौकत अजीज साहब की। तो उस दौर में कि जी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, जी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ग्रूम होना शुरू हुआ, ऑनलाइन शुरू हुआ, ईएफबीआर आया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, फिर उन्होंने आईआरआईएस का ये नया किया परचेज, और इस साल इसको अपडेट भी कर दिया, इसका नया वर्जन आ गया इस साल। तो ये चीजें स्लोली और ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट की तरफ आई। फिर ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जब आया है, तो इसके बाद से चीजें और बेहतर हो गई हैं कि आप मैनुअल परचेज एंटर ही नहीं कर सकते। जो परचेज इनवॉइस है वो आपका सप्लायर फीड करेगा, और आप उसको जाके अपने उसमें लॉगिन में, रिटर्न में सिर्फ क्लेम करेंगे, क्लिक करेंगे और वो क्लेम कर लेंगे। इंपोर्ट का डाटा भी ऐसे ही है, परचेज का डाटा, एक्सपोर्ट का डाटा भी ऐसे ही है। परचेज भी हो गई रियल टाइम। अब सेल्स एक ऐसा सेगमेंट था जो कि अभी तक मैनुअल चल रहा था, तो इन्होंने सेल्स के सेगमेंट को भी स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑनलाइन पे ला रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं फिगर ना गलत कोट कर दूं, बट 50 मिलियन लिमिट है इंडिया में। वहां पे भी ई इनवॉइसिंग का मैकेनिज्म ऐसे ही चल रहा है, जिनका टर्न ओवर 50 मिलियन से ज्यादा है उन पे मैंडेटरी है ई इनवॉइसिंग, और भी दुनिया के काफी मुल्कों में चल रहा है। तो ये एक मॉडर्न, आप समझे कि फ्यूचरिस्टिक चीज है जो कि आनी ही थी किसी ना किसी दिन तो। और मेन पर्पस मैंने आपको बताया। लोगों ने बड़ा कॉमनली सुना होगा जी फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस, और ये वर्ड बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है, जिसमें टैक्स फ्रॉड और फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस, और इस पे एफआईआर भी हुई हैं, बड़े केसेस भी चले हैं। इवन एफबीआर ने रूल्स में बड़ी चेंजेस की हैं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पहले डिफाइन नहीं होता था, अब सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक नई चीज ऐड हो गई है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाती है, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एडजुडिकेशन में जाके बहुत सारे केसेस टैक्स पेयर के हक में फैसले हुए हैं कि जिस टाइम पे हमने परचेज किया था, उस टाइम पे तो यूनिट ठीक था जी, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उसके जिम्मेदार कैसे हैं? तो उसमें अगर सेक्शन 73 की कंप्लायंस है, आपने पेमेंट बैंकिंग चैनल से की हुई है, तो आप उसको जस्टिफाई कर लेते थे जाके। तो ये सारे मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए, और इस सारी चीजों में से फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस, ताकि जो एक्चुअल बायर है और जो एक्चुअल सेलर है वो क्या सेल कर रहा है, क्या उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है। एचएस कोड की एडिशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। रियल टाइम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जब आया अभी 2 साल पहले, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। बैक स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार के सिस्टम से लेके आज तक बहुत अपग्रेड हो गया।
और सेक्शन 73 इसके बावजूद बैंकिंग चैनल से पेमेंट करना। तो ये जो ई इनवॉइसिंग का मॉड्यूल दिया गया है, ये बेसिकली इनसे स्टेप अहेड है। इसमें इन्होंने टारगेट, मैंने जैसे बताया, टारगेट इन्होंने कंज्यूमर गुड्स को किया है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स में आप जो बायर है उसकी डिटेल नहीं बताते। आपके पास जो एंड कंज्यूमर है, आप एंड कंज्यूमर का डाटा तो नहीं देते ना। इसमें आज से 2 साल पहले एक दफा हुआ था, इन्होंने कुछ लिमिट लगाने की कोशिश की थी एफबीआर ने, कि दुकान पे भी जो बंदा लेने आता है एक लिमिट से ऊपर जाके वो अपना आईडी कार्ड दे, जो कि अनरियलिस्टिक बात थी। वो फिर खत्म कर दी गई होता है, वो कंटिन्यू नहीं हो सकती थी, ऐसी अनरियलिस्टिक बात जो है वो चल नहीं सकती थी ना, कि कोई कंज्यूमर शॉप पे जाए कोई चीज लेने। अब आजकल तो मतलब 1 लाख की लिमिट में रखी थी, तो 1 लाख की तो मतलब ऐसी बीसियों चीजें हैं कंज्यूमर वाली जो कि 1 लाख से ज्यादा की कीमत की होती हैं, तो वो बंदा अपना शनाख्ती कार्ड देके तो दुकान से नहीं ले सकता। तो वो खैर हो गया हल। अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली ये है कि इसमें ये होगा, देखिए एफबीआर के पास रियल टाइम में अवेलेबल होगा कि कितना टैक्स पीछे कलेक्ट किया गया है एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो अपना देखिए, जहाँ बिजली का बिल है, जहाँ फैक्ट्री है, वहां पे यूटिलिटीज कंजम्पशन के बाद मुश्किल हो जाती है अपनी चीजों को सुप्रेस करना, छुपाना। तो पीछे से जो चीज वो निकलेगी वो भी रिपोर्ट होगी। उसके बाद जब आप आगे उसका डाटा कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे टैक्स पे कितना हुआ है और आगे टैक्स कलेक्शन कितनी हुई है। तो ये इनपुट और आउटपुट को तो लोग समझते हैं कि इनपुट जो आप परचेज में इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं, और आउटपुट टैक्स जो आप आगे से चार्ज करके कलेक्ट करते हैं और उसका डिफरेंस आप खुद पे कराते हैं। तो ये बेसिकली वैल्यू एडिड टैक्स ही है। बेसिकली इसका नाम हमारे मुल्क में सेल्स टैक्स है, दुनिया में इसका नाम वैल्यू एडिड टैक्स है। तो इसकी चोरी की रोकथाम के लिए बेसिकली ये मॉड्यूल इन्होंने लॉन्च किया है। इस मॉड्यूल में मैं बिल्कुल 2 लाइनों में इसको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। आपने जो भी एक्टिविटी करनी है, मसलन एक्टिविटी आपकी क्या है, आपने परचेज की और उसके बाद आपने जाहिर है सेल करना है, उसकी कन्वर्जन की है या नहीं की, जो भी आपकी एक्टिविटी है, वो सारी जो आप इनवॉइस बनाएंगे या बिल बनाएंगे, सादा लफ्जों में आप कह लें जो आप बिल बनाते हैं, क्योंकि जब आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपने एक वैलिड परचेज इनवॉइस बनानी है जिसका मैकेनिज्म लॉ में डिफाइंड है। उसके ऊपर सीरियल नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर डेट होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, फिर उन्होंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाला, फिर फर्दर उसको एक्सपेंड किया, एच एस कोड डाल दिया, ताकि वो कंपेयर हो जाए कि पीछे से आपने क्या परचेज किया और आगे आपने क्या सेल किया। तो इस किस्म की चीज़ों को डालने के बाद आपकी एक परचेज इनवॉइस जनरेट होती है। तो इन्होंने ये किया है इस सिस्टम के तहत कि जो वो परचेज इनवॉइस है वो अब एफबीआर के सिस्टम से एक बार कोड नंबर लगने के बाद जनरेट होगी। जो मैंने अभी आपको पिक्चर भी दिखाई उसमें उन्होंने बताया है कि आपके सिस्टम से डाटा एक दफा जाएगा एफबीआर के सिस्टम में, वहां से उसको एक प्रॉपर नंबर असाइन हो जाएगा, वो डाटा उनके पास सिंक हो जाएगा, और उसके बाद वो वापस आपके सिस्टम में आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करेंगे और अपनी गुड्स जो आपने सेल की हैं उसके साथ, अगर तो किसी को सप्लाई देनी है तो सप्लाई भेज देंगे, और अगर एंड कंज्यूमर लेके जा रहा है तो आप वो बिल जनरेट कर देंगे। जैसे कि आप देखते हैं फार्मेसीज पे, जैसे फार्मेसीज की एक मिसाल है, आप मेडिसिन परचेज करते हैं तो मेडिसिन का जो बिल होता है उसके ऊपर आप देखिए टैक्स की अमाउंट लिखी होती है, उसका एनटीएन नंबर लिखा होता है मर्चेंट का, और वो एक बिल उसके ऊपर पीओएस भी लिखा होता है। पीओएस क्योंकि इन्होंने तकरीबन बड़ी फार्मेसी तो सब पे मैंडेटरी कर दिया है और लगा भी हुआ है। तो इसी तरह का मैकेनिज्म, इसी तरह से एक इनवॉइस जो जनरेट होगी वो अब इस ई इनवॉइसिंग के मैकेनिज्म से जनरेट होगी, जिसके ऊपर बार कोड लगा होगा, एफबीआर का बार कोड, यानी जो नंबर आप पहले अपने सिस्टम का या अपना इन हाउस लगाते थे उसके साथ अब आपका एक बार कोड लग जाएगा। और यही नंबर आपका एफबीआर का जो यहाँ से जनरेट होने वाला डाटा है ये सिंक होता चला जाएगा, और आप इसको अपने जो नेक्स्ट सी है वो आपका रियल टाइम अपडेट हो जाएगा, और आप वहां से अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके चालान जमा करवा के इसकी कंजम्पशन वगैरह, वो भी जो नेक्चर एफ डालते हैं, जिनका नेक्चर एच जाना होता है, रिफंड क्लेम जो वट एवर जो भी प्रोसीजर है, बाकी का प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। एडिशन इसमें सिर्फ यही की गई है कि जो सेल्स का डाटा है वो अब आपका एफबीआर से सिंक होगा। पीओएस में इसमें एक फर्क मैं दोबारा बता देता हूँ कि बेसिकली वो रियल टाइम था, वो रियल टाइम था, और इसके अंदर सिर्फ ये है कि ये रियल टाइम नहीं है, पीरियोडिक है। लेकिन इसमें जो मेन सेक्टर जो देखा गया है वो सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। टाइप आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं कि इट इज वन और द सेम थिंग, सिमिलर चीज है जैसे पीओएस था, तो उससे मिलती जुलती चीज है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा, जिस तरह से मैंने आपको इनवॉइस की प्रिपरेशन का मैकेनिज्म बताया, तो ये बेसिकली प्रिपरेशन का मैकेनिज्म है। अब कंक्लूडिंग से पहले मैं बता दूं कि इसका तरीकाकार दोबारा, कि ये आप उनके अप्रूव्ड वेंडर जो हैं उनको हायर करेंगे। पीओएस में बाद बाद में ये हुआ था कि फिर तकरीबन हर बंदा ही करना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम पे उसके लिंक्स दे दिए थे। यहाँ भी देखिए उन्होंने लैंग्वेज के साथ पूरी डिटेल मेंशन कर दी है
ये सर्कुलर एफबीआर की वेबसाइट पर पड़ा है जो मैंने आपको दिखाया। इसमें पूरी डिटेल, उसके लिंक, यूआरएल, हर चीज उन्होंने बता दी है कि कैसे आपने सोर्स कोडिंग कैसे करनी है, अपने सिस्टम को कैसे सिंक करना है। तो जो आईटी के लोग हैं, आई थिंक मे बी इन फ्यूचर ये मैंडेटरी ना हो कि आप एफबीआर के वेंडर से ही करवाएं। आपका जो भी आईटी का बंदा हो, जिसने आपका सिस्टम बनाया हुआ है, जिसने आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, वही इसको अपलोड करने के काबिल हो जाए और वो इसको करके आपका सिस्टम रियल टाइम में रन कर दे। तो ये बेसिकली जी ई इनवॉइसिंग के हवाले से आज का हमारा टॉपिक था। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन इसमें कर ली। तो मेरा ख्याल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर साहब से कि अगर वो देखें हमारे चैट बॉक्स में, या वैसे कोई लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार भी बता दें, पार्टिसिपेंट कैसे क्वेश्चन करेंगे हैंड रेज का, और जो क्वेश्चन आ गए हैं वो वन बाई वन ले लें तो हम उनके आंसर शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने जो टॉपिक है, माशाल्लाह से आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है और आपने इसको अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दिया। लेकिन जाहिर है लोगों के जहन में क्वेश्चन तो आते हैं, और जो सीखने का प्रोसेस है वो क्वेश्चन के साथ ही मुकम्मल होता है। तो प्रोसेस ये होगा, काइंडली जो भी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन करना चाहें यहाँ पे हैंड रेज कर दें। कुछ क्वेश्चंस मुझे इनबॉक्स में आए हैं चैट में, वो मैं वो भी ले लेता हूँ। बट जो पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाहें काइंडली वो हैंड रेज कर दें, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो इसके साथ इमरान साहब, क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू मैं ही करता हूँ। मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप अ, उनको सोल्यूशन देंगे। जो आपने लास्ट बात की उसी से रिलेटेड मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि ये जो है जैसे कि फार्मेसीज में होता है, अब वहाँ पे जो एंड कंज्यूमर है उसका कैसे डाटा दर्ज किया जाएगा? क्या जैसे अभी लिख देते हैं वॉक इन कस्टमर वही होगा, या उससे रिक्वायर किया जाएगा कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन लाइक मोबाइल नंबर या CNIC वगैरह? हाँ जी, ये मैंने बेसिकली थोड़ी सी इस पे बताई है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हुआ था एक दफा पहले, जिसमें मैंने बताया था एक लिमिट से ऊपर उन्होंने कहा था कि आईडी कार्ड नंबर ले। देखिए, रिटेल सेल, रिटेल का क्या मतलब है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डेफिनेशन में भी ये चीज मौजूद है कि जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर का सर कोई डाटा नहीं दिया जाएगा। एंड कंज्यूमर वॉक इन कस्टमर होता है, जो कि जनरल पब्लिक होती है, जो कि काउंटर पे आके कुछ चीज आपको पैसे देगी और कुछ चीज ले जाएगी। फार्मेसी की एग्जांपल जैसे कि हमने अभी पहले भी कोट की, उसमें भी यही होता है कि आप मेडिसिन लेने जाते हैं, आप जाके वहां पे उनको देते हैं, अपना प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, वो आपको बिल करके और एक पीओएस जनरेटेड बिल दे देते हैं, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स अगर हो तो वो मेंशन होता है, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी एग्जाम्प्ट है, सर्जिकल टैक्सेबल है, कंज्यूमर गुड्स भी उनके पास पड़ी होती हैं, मिल्क वगैरह होता है, पैम्पर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें टैक्सेबल हैं और कुछ चीज़ें हैं वो एग्जाम्प्ट हैं। तो जो भी उस पर टैक्स होगा वो मेंशन होगा और वो पीओएस जनरेटेड बिल आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उस पे कंज्यूमर का कोई डाटा नहीं मौजूद। अच्छा, ये जो लोग जाते हैं ना अक्सर औकात किसी चेन्स पे, जैसे ये क्लॉथिंग स्टोर्स पे जाते हैं, वहां पे वो आपसे अक्सर मोबाइल नंबर मांग लेते हैं। तो वो मोबाइल नंबर बेसिकली वो अपनी मार्केटिंग के लिए मांगते हैं, वो कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। एफबीआर ने नहीं कहा हुआ कि कस्टमर आए तो उसका मोबाइल नंबर लिख के हमें बताएं। आप जो बिल पीओएस का देखेंगे ना, अगर कभी आपने देखा हो, जो आप शॉपिंग के बाद भी लेते हैं, उस पर आपका नंबर मेंशन मैंडेटरी नहीं होता किसी जगह पर भी। वो अपनी मार्केटिंग के लिए, वो जो आपको उन्होंने एसएमएस भेजने होते हैं बेशुमार किस्म के, उसके लिए वो लिख देते हैं, अपने पास लिखते हैं और फिर वो आपको मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एंड कंज्यूमर का कोई डाटा इसमें जी रिक्वायर्ड नहीं है रिटेल में। अच्छा, लेकिन फिर इमरान साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि ये एक एंड जो है वो लूज छोड़ा जा रहा है, कि रिटेलर तक तो ये चेन मुकम्मल है और आगे जो है एंड कंज्यूमर का डाटा नहीं लिया जा रहा? तो फिर मेरे ख्याल में तो ये एक लूज एंड है, क्या ख्याल है? नहीं सर, बेसिकली देखिए, एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। देखिए, जिस बंदे ने इस पे जो टैक्स है ना, आप इसको इस तरह से समझिए। आपने एक टैक्सेबल, हम मिसाल लेते हैं, मैं मेडिसिन को छोड़ देता हूँ, हम टैक्सेबल किसी आइटम की मिसाल लेते हैं। एंड कंज्यूमर को टैक्स चार्ज कर दिया गया रिटेल प्राइस की शक्ल में। सिगरेट है जैसे, टायर्स हैं जैसे, बैटरीज हैं, कोई इस किस्म की मिसाल ले लेते हैं ना। उसमें एंड कंज्यूमर को टैक्स चार्ज कर दिया, वो उसने पे कर दिया। वो टैक्स आपने उससे कलेक्ट किया, या तो आपने वो जमा करवा दिया, या उसमें से अपना इनपुट एडजस्ट करके बाकी पे कर दिया। पर्पज क्या है? पर्पस बेसिकली ये है कि अगर एंड कंज्यूमर की आइटम है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं,
तो उस पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि रिटेलर है, जो कि एंड कंज्यूमर है, रिटेल प्राइस से खरीदने आया है, रिटेलर नहीं, रिटेल प्राइस से खरीदने आया है, वो बंदा बेसिकली अनरजिस्टर्ड है। तो फर्दर टैक्स कब नहीं लगना? जब वो प्रोडक्ट ऐसी होगी जो कि फर्दर कंज्यूम नहीं होगी किसी जगह पे जाके, आपने उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना। जो आपका क्वेश्चन है ना कि हम्म, एंड लूज कर, वो लूज तब होगा कि जब अगला बंदा किसी उसको किसी फैक्ट्री में ले जाता है, वो उसको किसी और प्रोसेस में यूज करना शुरू कर देता है। जैसे फ्यूल आप बाइक में भी डलवाते हैं, डीजल आप गाड़ी में भी, बस में भी डलता है, और डीजल जाके जनरेटर में इस्तेमाल होकर फैक्ट्री में उससे प्रोडक्शन भी होती है। तो वहां पर वो उसका सेल्स टैक्स जो होता है वो एडजस्ट करते हैं, क्लेम करते हैं, रिफंड लेते हैं। लेकिन एंड कंज्यूमर अपनी बाइक में जब पेट्रोल डलवाता है तो वो उसको एडजस्टमेंट या उसका कोई रिफंड नहीं लेता। तो ये हम्म, बेसिकली डिफरेंस है इसके अंदर, इसको समझना है कि जो एंड कंज्यूमर है वो बेसिकली उसको फर्दर यूज नहीं कर रहा किसी जगह पे, तो उसको सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रिटेल प्राइस मेंशन हो जिसपे सेल्स टैक्स शामिल होगा, उस पे फर्दर टैक्स से आपको सहूलत है कि फर्दर टैक्स आप नहीं देंगे 4%। वही एंड कंज्यूमर की प्रोडक्ट है। अगर वो कहीं आगे यूज हो रही है तो फिर वो एंड कंज्यूमर तो प्रोडक्ट ही नहीं बनती। इसीलिए तो सबसे मेन जो इस पे एम्फेसिस है वो है एफएमसीजी, हम्म। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। बारहा ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है ना एडजस्टमेंट चूंकि आगे नहीं है, तो इसलिए एंड लूज नहीं होगा ये। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपने वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, अली साहब काइंडली, अली औसजा, ये शराज आसिफ साहब ने हैंड रेज किया है, इनको अनम्यूट कर दें ताकि ये अपना क्वेश्चन कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, इमरान साहब से मेरे दो क्वेश्चन थे। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, जो सर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो इम्प्लीकेशंस आएंगी ई इनवॉइसिंग की, ये सिर्फ थर्ड शेड्यूल आइटम्स के प्रोडक्ट्स पे होंगी। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि कई ऐसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्ट्स हैं जो थर्ड शेड्यूल में लिस्ट नहीं है, तो फिर उन प्रोडक्ट्स पे ई इनवॉइसिंग की इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगी? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें इंटीग्रेटर्स की बात की गई है कि इंटीग्रेटर्स की लिस्ट आएगी। अभी तक एफबीआर की वेबसाइट पे वहाँ पे शो हो रहा है कि ये विल बी शेयर सून, तो मतलब अभी तक इंटीग्रेटर की लिस्ट नहीं आई। तो जो 1 फरवरी से इसकी इम्प्लीकेशंस हो गई हुई हैं, तो उसको अब कैसे कॉप अप किया जाएगा कि मतलब अभी तक तो हमारे पास इंटीग्रेटर की लिस्ट ही नहीं है, तो हम किन से ये सिस्टम इंटीग्रेट करवाएं और अपनी इनवॉइसिंग को ई इनवॉइसिंग पे ले जाएं? तो वो 1 फरवरी से जो इम्प्लीमेंटेशन आ रही है उसमें तो फिर टाइम लैप्स आ जाएगा, मतलब वो इन केस के 15 फरवरी या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके इंटीग्रेशन होती है, तो ये 15-20 दिन की जो नॉन कंप्लायंस रहेगी, इस पे सर अपना ओपिनियन दे देंगे, इसको किस तरह देखेंगे? थैंक यू। जी शिराज, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सबसे पहला सवाल ही ये होगा, क्योंकि मैंने जब बात की थी ना पीओएस की, तो मैंने उस टाइम भी यही बात बताई थी कि ये टाइमलाइन दे देते हैं और वो टाइमलाइन तक पे फिर वो मतलब उनका सिस्टम ही प्रिपेयर्ड नहीं होता और चीज़ें भी रेडी नहीं होती। पहला आपका क्वेश्चन जो आपने कहा कि कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो कि थर्ड शेड्यूल में शामिल नहीं है। तो देखिए, उन्होंने थर्ड शेड्यूल के साथ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का वर्ड यूज किया है। कानून को जो पढ़ने का शराब तरीकाकार होता है ना, वो ये होता है कि आप कानून को एज अ होल पढ़ते हैं। अब इसमें दो चीजें मेंशन है, थर्ड शेड्यूल का वर्ड भी मेंशन है इस एसआरओ में, और इसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का वर्ड भी यूज किया गया है। तो ये अब आपने देखना है कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो किस में फॉल करती है, और क्या आप उसमें कोई एक्सक्लूजन लेना चाहते हैं या आप उसमें इंक्लूड रहेंगे। क्योंकि ये बाद में आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद हो सकता है इसमें ऐसा सीन आ जाए कि ये लोग लोगों को मैंडेटरी डाटा लेके उनको नोटिस भिजवा दें कि आप ये रजिस्ट्रेशन करवाएं इसके ऊपर ना। तो अभी ये थोड़ा सा इसको टाइम दें, ये क्लियर हो जाएगा। और ये एज अ होल अब आप पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं, अभी आज के दिन के लिए ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा है कि इसमें चूंकि अभी तक तो वो उन्होंने दिया ही नहीं कि किन लोगों से करवाना है। उन्होंने जो अपने अप्रूव्ड वेंडर हैं तो वो उनकी कोई लिस्ट ही नहीं दी, ना कोई बताया है अभी तक, तो हम किससे करवाएं जाके। तो इसमें बेहतर ये है कि अगर आपकी कोई कैटेगरी ऐसी है ना, किसी ऐसे सेक्टर में आप फॉल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आप इसमें हिट करेंगे, तो खामोशी से एक लेटर लिख दीजिए। उन्होंने तरीकाकार भी बताया हुआ है, खुद ही उन्होंने रास्ता बता दिया है कि जी अगर लेट हो रहे हैं तो एक लेटर लिख दें। तो आप एक लेटर लेके कम से कम अपनी लाइबिलिटी से जान छुड़वा लें, ताकि कल को आपको कोई फाइन का, पेनल्टी का, किसी किस्म का कोई नोटिस ना आए। तो बेहतर है अगर आप 100% श्योर हैं और यू फॉल इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें आप इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कोई भी आप उस किसी भी सेक्टर में आप फॉल करते हैं, तो अपने मुतालिका जोन को एक लेटर लिख दीजिए कि जी ये हम करवाना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक कोई लेटर अवेलेबल, डाटा नहीं अवेलेबल, या टेक्निकल एक्सक्यूज दे के तो उनसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप्लाई कर दें। मीन वाइल एफबीआर इसको अपलोड अपलोड भी कर देगा लिस्ट को, तो फिर उसके बाद आप अपना करवा लीजिएगा। थैंक यू।
चलें, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अच्छा, इसी के साथ पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन भी था जो आपका लास्ट रिप्लाई है इसके साथ एसोसिएट कर रहा है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि काइंडली ये बता दें क्या शुगर नंबर एक, दूसरा टाइल्स एंड टायर्स, क्या ये भी एफएमसीजी के और या थर्ड शेड्यूल कैटेगरी में आती हैं? ये बेसिकली जो है ना सर, ये क्वेश्चन जाएगा एडजुडिकेशन में। वो क्यों? ये बड़ा हम्म, मजे का क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल आपको जरूर बताना चाहूंगा। जी जी जो प्लीज। है ना सर, शुगर शुगर तो ऑब्वियसली एफएमसीजी में ही फॉल करेगी, शेड्यूल में लिस्टेड है। टायर के हवाले से ना मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स, रिसेंटली कुछ एडजुडिकेशन ऐसी हुई, मुल्तान हाई कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया बैटरीज के हवाले से, जिसपे उन्होंने बैटरीज को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में शामिल किया। अब एफएमसीजी की डेफिनेशन क्या है? एफएमसीजी की डेफिनेशन ये है कि जो एंड कंज्यूमर लेके जाता है। अब आपने जितने नाम लिए सारे के सारे एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, तो इसका मतलब है सारे ही एफएमसीजी होने चाहिए। लेकिन अगर आप लॉ में एफएमसीजी पढ़े ना, तो उसमें एक अमेंडमेंट आई है अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने ड्यूरेबल गुड्स को एक्सक्लूड किया है। तो हम्म अगर कानून की डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो आपको इसमें से एफएमसीजी में से ड्यूरेबल गुड्स की एक्सक्लूजन नजर आएगी। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ लॉ कह रहा है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो हैं वो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट है, दूसरी हम्म तरफ उन्होंने एक अमेंडमेंट के जरिए ड्यूरेबल गुड्स को उसके अंदर से निकाला है। अब ड्यूरेबल गुड्स को कोर्ट्स कैसे डिटरमिन करती हैं? एक जनरल परसेप्शन ये है कि उसकी लाइफ अगर 3 ईयर से कम है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। जब आपको नोटिस आएगा तो आप नोटिस में जाकर उनसे फाइट करेंगे, जी मेरी चीज तो एफएमसीजी में फॉल करती है, वो कहेंगे नहीं भाई आपकी चीज तो ड्यूरेबल में फॉल करती थी, आप तो इस पर फर्दर टैक्स दें। तो ये थोड़ा सा एक मैटर जो है, ये लॉ की एम्बिग्यूटी है, जिसमें अगर आप प्लेन रीडिंग ऑफ स्टैट्यूट करेंगे तो प्लेन रीडिंग आपको यही बताएगी कि ड्यूरेबल गुड्स आर नॉट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जिनकी लाइफ ज्यादा है, जो ड्यूरेबल है, जो हम्म। पायदार है, वो एफएमसीजी में फॉल नहीं करती। ये प्लेन रीडिंग ऑफ स्टैट्यूट है। लेकिन रिसेंटली चूंकि पीछे इस पे एडजुडिकेशन भी हुई हैं, तो इसलिए कुछ लोग शायद उसका हवाला लेके उस पर कोई बेनिफिट भी ले जाएं। बट प्लेन आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक्सक्लूड ड्यूरेबल गुड्स। थैंक यू। ओके, इट मीन्स कि हम कंसीडर कर सकते हैं टाइल्स एंड टायर्स ये ड्यूरेबल गुड्स में आ सकती हैं सर अंडर लिटिगेशन। अच्छा मैं फिर अगर ये इसके। लफ्ज कह दूंगा ना, तो कोई ना कोई दोस्त इससे ऑब्जेक्शन करेगा। मैं लफ्ज नहीं कहूंगा, आपको मैंने इसलिए बड़ी डिटेल से बता दिया दोनों का डिफरेंस, चलो। कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और अच्छा। कानून की प्लेन रीडिंग भी बता दी कि लॉ में क्या वर्ड लिखे हैं। एफएमसीजी के अंदर ही ब्रैकेट में उसी हम्म, के उसी लाइन के नीचे ही लिखा हुआ है, बट नॉट इंक्लूड ड्यूरेबल गुड्स, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एडजुडिकेशन मौजूद है सर इस पे, और टायर्स पे भी एडजुडिकेशन मौजूद है। जो टायर ट्यूब्स हैं, इन पे हम्म, भी एडजुडिकेशन मौजूद है, और इनको एफएमसीजी कहा गया है। बैटरीज को कहा गया है, मोटरसाइकिल पार्ट्स को कहा गया है। ये हाई कोर्ट का फैसला है, मुल्तान हाई कोर्ट का। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ ही देखिए मैं शुगर के ऊपर तो रिसेंटली शुगर और कुछ और सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने टीटीएस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया है। तो ये मेरा ख्याल उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, क्योंकि शुगर बहुत सारी जगहों पे एंड कंज्यूमर को नहीं, मैन्युफैक्चरर्स को भी दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उसको भी कवर अप कर लेगी आई थिंक। जी जी, ये जो देखिए ये तो मैंने बड़ा क्लियर पहले किया ना, जब हमने इसको स्टडी किया ना इस मॉड्यूल को, तो मैंने उसमें मेन चीज ही आपको ये बताई थी कि इसको उन्होंने किस तरह से इस सिस्टम को बनाया, किस तरीके से है। ये बेसिकली जो है ना, मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर सेक्टर है, मतलब एंड कंज्यूमर सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, ये बेसिकली उसी के लिए है। तो अगर ये कहीं इनपुट के तौर पे आगे यूज हो गया, फिर तो वो सीन डिफरेंट हो गया ना। टैक्स इवेजन ही बचानी है ना उन्होंने, फर्दर टैक्स को भी बचाना है, और मेन जो बिल्कुल। प्रिंसिपल टैक्स है एडजस्टमेंट, उसको भी वैलिडेट करना है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पार्टिसिपेंट ने किया था, उसके साथ मैं अपना भी क्वेश्चन एक रिलेट करूंगा, तकरीबन मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन ये है कि पीएस सिस्टम इंस्टॉल हो गया, इंटीग्रेट हो गया एफबीआर के साथ। एक तो क्या ये सर्व कर देगा पर्पज इस एसआरओ के तहत, प्लस इसके साथ जो आप रिलेट करके काइंडली बता दें कि जो फिर मैंडेटरी रिकॉर्ड्स में आता है सप्लाई रजिस्टर या फिजिकल इनवाइस, क्या ये उसका भी पर्पज साथ में सर्व हो जाएगा, वो मेंटेन बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? जी जी, अगर मैं उस पिक्चर को दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने बड़ा डिटेल से ये बताया है कि हम्म आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, वो हम्म इनवॉइस जाएगी एफबीआर के डेटाबेस में। एफबीआर के डेटाबेस से उस पे वो बार कोड जो मैंने इसको सिंपल कर दिया ना, उन्होंने वर्ड सिर्फ डेटाबेस ही लिखा हुआ है कि वो अपलोड होगी और वापस आपके सिस्टम में आएगी। मैंने उस पर कह दिया कि वो बार कोड लग के वापस आ जाएगी। तो उसके बाद जब आप उसका प्रिंट ले लेंगे, तो दैट वुड बी अ वैलिड परचेज इनवॉइस अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। मैंने पहले भी बताया कि सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के पास वैलिड परचेज इनवॉइस होनी मैंडेटरी है, ये कानून की वर्डिंग है।
तो वो जो इनवॉइस आपके पास वापस आएगी वो वैलिड हो जाएगी और वो आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब आ गई बात जो हम सेल परचेज रजिस्टर, देखिए मैं पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये जो एफबीआर की साइट पे आपका नेचर सी बन रही है, आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेल रजिस्टर्ड है। तो आई थिंक किसी एफबीआर ऑफिसर को अब इसके बाद दोबारा से कोई मैनुअल सेल रजिस्टर या किसी कंप्यूटर पर जनरेटेड सेल रजिस्टर नहीं मांगना चाहिए, बिकॉज जितनी डिटेल नेचर सी में मौजूद है वो मतलब आई थिंक मोर देन इनफ है। तो फॉर मी नेचर सी इज अ वैलिड सेल रजिस्टर फॉर मी। अगर कोई एफबीआर ऑफिसर मांगता है तो ट्राई टू कन्विंस हिम कि भाई जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर रहा है, तो अब और आपको ठीक क्या है, चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पार्टिसिपेंट की तरफ से है कि अगर जैसे इनवाइस आपने बताया कि बना दिया, चूंकि ये रियल टाइम नहीं है, पीरियोडिक डाटा है, तो अगर उसमें हम चेंज करनी चाह रहे हैं, से हमने आज इनवाइस बनाई है, कल कोई गलती डिटेक्ट हो गई है, तो क्या हम उसको अपडेट कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे, या फिर इसके लिए डेबिट क्रेडिट नोट ही रह जाएगा वाहिद हाल? नासिर साहब एक छोटी सी मैं फर्दर चीज दे दूं। हम्म, एक क्वेश्चन जो आपने अभी रेज किया ना, पिछला क्वेश्चन, इसमें जो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर पीओएस इंस्टॉल हुआ हुआ है और हम्म, एफपीआर के साथ इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, तो क्या हमें हम्म, फिर भी इनवॉइसिंग पे जाना पड़ेगा? मुझे लगा कि उन्होंने ये सवाल किया है शायद। अगर यस ये यस, सवाल है जी जी, तो आई थिंक ये नहीं। अलग से। हाँ आई थिंक नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आप सिंक्ड हैं एफबीआर के साथ, तो आपका पर्पस तो फुलफिल हो रहा है ना। तो अब मेरा इसमें जवाब नहीं है। दूसरी जो भी आपने चीज पूछी, ये दूसरा क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट कर देंगे जो भी आपने पूछा। नहीं, बस यही था कि डाटा जो है, अगर उसमें रिक्वायर्ड चेंज रिक्वायर्ड है, हाँ आज हमने चेंज, invoice ओके। बनाई है, तो अच्छा उसका मैंने इस पे चेंज पे ना एक आपको बड़ी डिटेल से रीसेंट प्रैक्टिस भी बताई कि हम्म, जो इन्होंने नेक्सट सी है ना, जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, उसके अंदर भी लिमिट कर दी है कुछ चीजें कि नेक्सट सी अगर सबमिट हो जाता है और वो क्लेम हो जाता है और वो बाद में रिटर्न हो जाती हैं चीजें बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इवन, तो ये उसको भी कह रहे हैं कि आप डेबिट नोट इशू करें। तो ये बेसिकली मैं पर्सनली, मेरी बात हुई है एफबीआर की हेल्पलाइन पे भी, तो उन्होंने कहा है कि हमने अभी कोई 2 माह से ये सिस्टम इस तरह कर दिया है बिकॉज इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो लोग इसको बार बार चेंज कर लेते थे, तो इसमें हमें लग रहा है कि इसमें भी कोई मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है। तो फॉर मी मेरे ख्याल के मुताबिक इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रा केयरफुल होकर चलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये चेंजेस को फिर सिस्टम में डाल दें कि आप उसका फिर वो डेबिट क्रेडिट नोट्स इशू करें और उसकी रिटर्न प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट करें उसी इनवॉइस के केस। ये मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है। सिस्टम चलेगा तो उसके बाद जाहिर है फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो फिर बाद में ही सामने आएगी। एक एहसन अली साहब लेना चाह रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप इनका ले लें क्वेश्चन। जी अली, प्लीज इनका माइक अनम्यूट कीजिएगा, एहसन अली साहब। चलें, उसमें इमरान साहब मेरा ख्याल थोड़ा सा टाइम जो ही हो गया, हम उनका क्वेश्चन ले लेंगे साथ में। जी ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक काइंडली, इसके साथ हमने ये सारा इसका इनवाइस का प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर लिया। काइंडली ये बताइएगा कि ऑडिट का क्या प्रोसीजर होगा, क्या उस केस में हमें खुद लिंक देना पड़ेगा, या खुद ब खुद ऑडिट इसका होता जाएगा साथ साथ? देखें ये जो है ना, इसका ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। ऑडिट बेसिकली क्या है? देखिए ऑडिट 2 किस्म की इंक्वायरीज एफबीआर करता है सेल्स टैक्स में। सेक्शन हम्म, 25 है जिसमें डेस्क ऑडिट है आपका, जिसमें वो पूरा रिकॉर्ड मांगते हैं। उसके अलावा सेक्शन 11 है जिसमें वो कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे 5 साल की जो लिमिट है आप जानते हैं, 5 साल तक वो अपना कोई भी रिकॉर्ड आपसे मांग सकते हैं। हम्म, टू मी ऑडिट जो है ना, ऑडिट एक बड़ा ब्रॉड वर्ड है, बड़ा लफ्ज है। ऑडिट में और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये सिंपल आप ट्वेंटी बेसिकली। फाइव का ऑडिट ही समझ लें, नॉर्मली जो टैक्स पेयर को जिसका ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है या जी पड़ता है नॉर्मली। जी ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ये बेसिकली सिस्टम लगा देना और इसको चला देना विल नॉट सब्स्टिट्यूट द ऑडिट। ऑडिट एक सेपरेट चीज़ है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है, उसमें कंजम्पशनें आएंगी, पेमेंट प्रूफ्स आएंगे आपके, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑडिट के। आप जानते हैं जब वो नोटिस आता है उस पर एक लंबी सी चेकलिस्ट बनी हुई होती है, वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, सुप्रेशन ऑफ सेल्स के इशू आ सकते हैं उसके अंदर, काफ़ी कुछ है। तो ऑडिट इज़ अ वास्ट थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है सेल्स को मॉनिटर कर रहा है रियल टाइम। जी अब चल, दोबारा ट्राई कीजिए हसन अली साहब को, शायद उनका आ जाए। जी। अली औसिया काइंडली एहसन अली और बिलाल आजम दोनों क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जरा इनको अनम्यूट कीजिएगा वन बाय वन।
जी जी अस्सलाम फिलहाल वालेकुम। जी। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन था एफएमसीजी से रेलिवेंट कि एफएमसीजी जब हम इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आए हैं उसमें एफएमसीजी की इन्होंने डेफिनेशन में बोला है कि एफएमसीजी से मतलब थर्ड शेड्यूल आइटम्स में वहाँ पे जो मेंशन है, जबकि अगर आप इसकी जो एसआरओ है इसमें वो कुछ और बात करता है, तो इस पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिएगा प्लीज। जी इमरान साहब। थैंक यू। मेरा यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन रेलिवेंट ही मिलता जुलता पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब किसी स्टैट्यूट में ना कानून की रीडिंग की मैंने बात की थी, किसी स्टैट्यूट में दो चीजें मेंशन हो जाए ना, अब एक तरफ वो कह रहे हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दूसरी तरफ उन्होंने शेड्यूल के बता दिया कि जी थर्ड शेड्यूल में जो चीजें हैं वो हैं, तो फॉर मी आप दोनों को कंबाइन कंसिडर कीजिए इसमें अभी फिलहाल। कंबाइन इसलिए कंसिडर कीजिए क्योंकि देखिए उन्होंने मेजर जो टारगेट किया है ना उसको, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को किया है। अच्छा, इसमें होना असल में होना क्या है, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्यों दी जाती है? ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है जो लोग इससे एक्सक्लूजन लेना चाहते हैं, मतलब इसको वो इसमें से बचना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा पीयूएस में उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया था कि आप कमिश्नर को इन राइटिंग लिखें और उसको ये प्रूव कर दें कि यू डो नॉट फाइल फॉल इनटू दोज 2 ईयर जो उन्होंने दिए थे रिटेलर के, तो आपको वो इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। क्योंकि जब इन्होंने डाटा लिया था आपकी जो बैंक की जो मशीन जहाँ पे लगी हुई हैं, तो वो हर जगह पे इन्होंने नोटिस भिजवा दिए थे बैंकों से डाटा लेके। तो ये बेसिकली फॉर मी ये आप चेक करें कि आप इसमें से एक्सक्लूजन लेना चाहते हैं या आप इसमें फॉल करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें दोनों चीजें ऐसे ही मेंशन है। तो जब स्टैचूट क्योंकि ऐसा रो हो सकता है ये नेक्स्ट अभी इसमें उसमें कानून में ही डाल दें इसको, अगर ये अमेंडमेंट में रखते हैं। मोस्टली एस आर ओ ऐसे ही होते हैं क्योंकि एस आर ओ वैसे भी असल में तो ये फॉर द टाइमिंग होता है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून एस आर ओ की बेस पे चली जा रहा है। लेकिन वैसे एस आर ओ की एक लिमिट होती है, उसके बाद इसको कानून का हिस्सा बनाना होता है या ये खत्म हो जाता है। बट हमारे यहाँ पे वो चलता रहता है एज इट इज। तो फॉर मी अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आप एक्सक्लूजन लेना चाहते हैं तो किस बुनियाद पे लेंगे, और अगर आप एक्सक्लूजन ले सकते हैं तो कैसे लेंगे। अदरवाइज फिर आप इन दोनों को कंबाइनली ही देखिएगा। जी थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया। सर। ओके एहसन साहब, अली प्लीज इनका माइक अनम्यूट कीजिएगा। सब माइक अनम्यूट है इनका। ओके चलें, इनका क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा इमरान साहब, एक यहाँ पे चैट में क्वेश्चन आया है, काइंडली इसको थोड़ा सा आप पहले एलेबोरेट कर तो चुके हैं, जरा उनकी दोबारा से इनको एक्सप्लेन कर दीजिए कि एक सिनेरियो दे रहे हैं कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी डायरेक्टली किसी वॉक इन कस्टमर को सर्व करती है, या इस तरह समझ लें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि ऑनलाइन सेल करती है डायरेक्ट टू एंड कंज्यूमर, उस केस में क्या होगा? देखिए इसमें जैसे इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स मैन्युफैक्चर, पे होती है ना कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जी हैं। जी, पॉइंट अंडरस्टूड, पॉइंट अंडरस्टूड। इसमें यस जो इन्होंने आप देखिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है उसमें मैन्युफैक्चरर्स आर इंक्लूडेड, ये कहीं यस। नहीं लिखा कि सिर्फ रिटेल शॉप्स जो हैं वो ही इसमें करवाएंगी इस सिस्टम को, उन्होंने मैन्युफैक्चरर का वर्ड लिखा हुआ है। और इवन इसमें आप दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि वो इम्पोर्टर जो खुद इंपोर्ट करेंगे और आगे वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, तो वो भी पिछले स्टेप पे भी रजिस्टर्ड होंगे। यानी ये नहीं आप कहेंगे कि या मैं नहीं होगा या अगला नहीं होगा, तो दोनों हैं। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर है ये वर्ड उन्होंने ऐड किया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ एफएमसीजी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इसके साथ ही रिलेटेड एक मेरा अपना क्वेश्चन है। आप भी जानते होंगे, बहुत ये कॉमन प्रैक्टिस है नॉर्मली, जो होलसेलर्स या उससे पीछे थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख लें तो अक्सर लोग रजिस्टर्ड नहीं होते। इसका मतलब है कि अब इस चेन में जितने भी आएंगे वो उन सबको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इनकी जो टैक्स बेस या ये न्यू जो बंदे हैं वो भी इस नेट में आ जाएंगे। देखिए बेसिकली जो पर्पज है ना, इसका पर्पज वो यही है बेसिकली, वो यही तो वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन हो रही है। तो इसी को बचाने के लिए तो वो ये सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप इस सिस्टम में आए और इस सिस्टम के तहत अपना सॉफ्टवेयर चलाएं और उस सॉफ्टवेयर को लिंक करें एफबीआर के साथ और रियल टाइम बताएं हमें। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें टैक्स इंक्लूडेड इन द प्राइस है, उसमें वरी होने की जरूरत बनेगी नहीं कि जब आपने टैक्स तो देना ही कोई नहीं, टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूड। और टैक्स मोस्टली केसेस में आप जानते हैं, इफ टैक्स इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आप स्टेब्लिश कर जाते हैं, तो टैक्स तो आपने नहीं देना, वो तो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये बेसिकली जो है ना सिस्टम, ये इसी पर्पज के लिए लाया जा रहा है। क्योंकि अब आप एक चीज और देखिए,
पिछले साल बजट में अमेंडमेंट में जो इन्होंने किया उसमें इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को 8 मिलियन की लिमिट दी है, 8 मिलियन तक रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी तरफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ, अंडरस्टूड ये करें कि आप 8 मिलियन से आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको अगर आप 8 मिलियन तो कुछ भी बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेसमैन छोटा शॉपकीपर भी इससे ऊपर चला जाता है। तो रिटेल के तौर पे वो लोग रजिस्टर्ड होते चले जाएंगे और वो इसकी इनवॉइस रियल टाइम में करते चले जाएंगे, तो पूरा एक डेटाबेस आपका पीछे बन जाएगा कि इतना टैक्स टोटल इसका इनपुट के तौर पे पीछे कलेक्ट हुआ है, पीछे दिया गया है, और आगे ये इतनी सप्लाईज दे दी गई हैं एंड कंज्यूमर को, और ये प्रोडक्ट जो थी ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स थी, जो कि इसका टैक्स किसी जगह पे गलत इस्तेमाल नहीं हुआ इनपुट के तौर पे। यही चीज तो वो रोकना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बिलाल साहब ने एक और क्वेश्चन किया है इनबॉक्स में। वो पूछना चाह रहे हैं, ये गालबन ऑडिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है उनका, कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की फिगर्स का आपस में फिर कोरिलेट करना एट द एंड जरूरी होगा। देखिए, इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की फिगर आपस में क्यों नहीं करेंगी कोरिलेट। हम्म, आप इनकम टैक्स की रिटर्न देते हैं सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत, ठीक है, यानी बिल्कुल। आप खुद से बताते हैं ना कि मेरी इनकम सेल ये है, मेरी परचेज ये है। तो जो आपने सेल्स टैक्स हम्म, में अपनी सेल शो की है, आप क्यों हम्म। नहीं इनकम टैक्स में वही सेल शो करेंगे? अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड इंटीग्रेट करवाया है खुद को, मसलन आपकी जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी में हुई है, तो आप 6 माह का अपना इनकम टैक्स का डाटा लेंगे और 6 माह की सेल्स टैक्स का डाटा लेंगे, फिर तो आपका सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स साल में फर्क होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल। रजिस्टर्ड है थ्रू आउट द ईयर, और तो हम्म, जो सेल आप सेल्स टैक्स रिटर्न में डाल रहे हैं, देखिए एक चीज तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है कानून, कि बीइंग अ हम्म, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन यू कैन नॉट सेल इवन वेस्ट विदाउट इशूइंग इनवॉइस। तो हम्म, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ने तो एक सुई भी नहीं बेचनी इनवॉइस दी, अगर उसने तो जो बेचना है उसकी इनवॉइस करनी है, और उस पर अगर सेल्स टैक्स है सेल्स टैक्स लिखना है, अगर वो अनरजिस्टर्ड को जा रही है तो फर्दर टैक्स चार्ज करना है। तो अगर वो आप मतलब ये डिफरेंस नहीं आएगा इसमें किसी जगह पे भी, आपका इनकम टैक्स का और सेल्स टैक्स का डाटा मैच होगा, जी जी और ये बिल्कुल। करना भी है आपने। नेचुरली भी जी ऐसे ही है और ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑडिट की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही बन जाती है। जी। ओके, अली हौजा काइंडली ये उमर जावेद साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, और एहसन अली जरा इनका माइक अनम्यूट कीजिएगा। एहसन साहब मेरा ख्याल चैट बॉक्स में भेज दें मैसेज, इनका काफी दफा कोशिश की है, हो नहीं रहा अनम्यूट, तो चैट बॉक्स में भिजवा दें तो बेहतर है। दूसरे, ये उमर जावेद साहब ने भी चैट बॉक्स में हैंड रेज किया है, काइंडली इनका भी देख लें अगर अनम्यूट हो सकता है। अस्सलाम। जी उमर, इमरान साहब, वालेकुम मैंने सलाम। पूछना था, अगर जो आपने लिंक्स का हमें दिखाया स्लाइड में, तो अगर हमने ये खुद ही इंस्टॉल करनी है सिस्टम में, क्या उसके बाद ये लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर है, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है? मतलब वाया इसके थ्रू ही हम कर पाएंगे, या जो आपने आईटी टीम के थ्रू उसी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इंटीग्रेट कर सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू, सर काइंडली आपने बताया तो है अभी एनेक्जर ए और एनेक्जर सी का, वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, जिस तरह से हम अभी करंट प्रैक्टिस में एनेक्जर ए को अपलोड कर रहे हैं और एनेक्जर सी को अपलोड कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा दोबारा कि हम किस तरीके से उसमें चेंज आएगी, जो आप अभी वो क्यूआर कोड वगैरह का बताते हैं। ये सर दो क्वेश्चन है। थैंक यू। देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी डिटेल पहले भी बताई, दोबारा बता देता हूँ। पीओएस के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट दे दी गई थी, लेकिन चूंकि टैक्स पेयर इतने ज्यादा थे, नंबर उनका इतना ज्यादा था, और वो सिस्टम इसी तरह उन्होंने उस टाइम भी दे दिया था, लिंक दे दिया था, वो फाइल में मौजूद थी, तो वो सॉफ्टवेयर वाले जो लोग थे वो खुद ही उसको इंटीग्रेट कर देते थे। अब तो लोग कॉमनली हर बंदा जो सॉफ्टवेयर दे रहा है वो पीओएस को इंटीग्रेट कर देता है, उनको उसके पास ये है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी शायद ऐसे ही होगा। इन्होंने दी है जरूर है कि हम अप्रूव देंगे वेंडर, लेकिन आई थिंक ये मेरे हिसाब से इजीली ये खुद ही आपका जो सॉफ्टवेयर वाला है ना वो इसको कर लेगा, क्योंकि पर्पज फुलफिल होना चाहिए। देखिए, पर्पज फुलफिल कैसे होगा? आपका सिस्टम उनके साथ इंटीग्रेट होगा, एफबीआर के साथ, तो अगर कल को कोई बंदा आपको नोटिस देता है एफबीआर से, तो आपने कहा जी मेरा उसके साथ अपडेट है। अब अप्रूव्ड वेंडर से करवाना मतलब रश इतना हो जाना है, टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो आई थिंक सो, ये मेरी ज़ाती राय है अभी तक, कि ये अगर आपका आईटी वाला खुद कर लेगा इसको, तो इनके अप्रूव्ड वेंडर के पास दोबारा जाने की या करने की जरूरत नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, आपने क्वेश्चन किया कि नेक्स्ट ए और नेक्स्ट सी कैसे होंगे। देखिए, नेक्स्ट ए तो सेम जैसे जैसे पहले आपका इनपुट आती है, आपका सप्लायर अपनी रिटर्न फीड करेगा, अपना नेक्स्ट ए सबमिट कर देगा, तो आपके नेक्स्ट अपना नेक्स्ट सी सबमिट कर देगा, तो आपके नेक्स्ट ए में उसका डाटा आ जाएगा, जो आप फैच करके उसको अपलोड कर लेंगे। जो अब है नेक्स्ट सी, ई इनवॉइसिंग में नेक्स्ट सी सर उन्होंने कहा है कि हम पीरियोडिक अपडेट करेंगे। अब अपनी सेल्स इनवॉइसें बनाई जाएंगे अपने सिस्टम में,
वो एफबीआर के क्यूआर कोड के साथ जनरेट होती चली जाएंगी। और उसके बाद वो पीरियोडिक इन्होंने कहा है, पीरियोडिक में अभी इन्होंने टाइम नहीं मेंशन किया कि वो डेली है, वीकली है, 15 दिन बाद है, कब है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाएंगी। तो आपका नेक्चर सी ऑटोमेटिकली बनेगा, क्योंकि वो उन्होंने सिस्टम में ये लिख दिया है कि हम इसको ऑटोमेटिकली पीरियोडिकली अपडेट करेंगे। तो ये आपका नेचर सी ऑटो बनेगा, आपको खुद से, जैसे हम पहले एक्सेल पे फाइल बना के अपलोड कर लेते थे, या समटाइम हम उसको लाइव फीडिंग भी करते थे जाके उसमें उनके पोर्टल पे, तो वो दोनों जरूरत नहीं होगी। ये जो सिस्टम में आपकी इनवॉइस जनरेट होगी, ये पीरियोडिकली ऑटोमेटिकली एफबीआर आपके एनएचएससी में अपलोड कर देगा। जी बहुत शुक्रिया। ये क्वेश्चन मोहम्मद आसिफ साहब ने इनबॉक्स में किया है और इसी से आपके लास्ट आंसर से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट सी और ए की तो बात होगी, ये कुछ जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, नेक्स्ट डी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कैसे पॉपुलेट हो गए, उसके लिए भी इनवॉइसेस में जनरेशन करनी पड़ेगी, या वो कह रहे हैं जीरो रेटेड इनवॉइस मैनुअली नहीं कटेगी? नहीं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है सर, वो तो नेचर सी में नहीं आता, और ना वो लोकल सेल्स टैक्स इनवॉइस जनरेट करता है। उसका तो वो गुड्स डिक्लेरेशन और जो कस्टम अथॉरिटीज में बनता है वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट डी में आता है, वो तो उसी तरह से ही आएगा, वो नहीं इमरान उसका साहब, मैकेनिज्म। वो ये पूछना गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि जो जीरो रेटेड इनवॉइस जो मैन्युफैक्चरर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं, वो नेक्स्ट सी के साथ साथ नेक्स्ट डी में वो तो वहां से डाटा उनका आ जाता है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि जीरो रेटेड इनवॉइस जो बनानी पड़ती है, क्या वो इसमें बनेगी या वो मैनुअल बना के रखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, वो तो इस सेक्टर में है ही नहीं ना सर। आपने एक्सपोर्टर का वर्ड कहीं पढ़ा है इसमें कहीं? इसमें एक्सपोर्टर नहीं, भी नहीं किया गया। लेकिन वो एफएमसीजी का अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसके ऊपर तो ये इनवॉइसिंग का आई आ गया डोंट ना थिंक सारा सो कि सिस्टम। ये वाली रिक्वायरमेंट उस पे आएगी। मेरा नहीं ख्याल, अगर होगी तो वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी बोर्ड पे। एट प्रेजेंट एक्सपोर्टर वर्ड इज नो वेयर मेंशन, तो हम बिला वजह आबेल मुझे हम हर क्यों कहें तो हम क्यों उनको छेड़ जाके, जब एक्सपोर्ट का उन्होंने वर्ड ही नहीं कहा। चलें, ये खुर्शीद अनवर साहब का काइंडली म्यूट अनम्यूट कीजिएगा, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। चलें, अच्छा इमरान साहब, मेरे एक ये क्वेश्चन है, काइंडली इसको भी देखिए कि इसी के साथ रिलेट कर रहा है कि ये पहले पीओएस आ गया, फिर उसके बाद ये अब ई इनवॉइसिंग एफएमसीजीज की आ गई। जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया, आपने जो इसका आंसर दिया होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वाला, तो ये लगता नहीं है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये हॉरिजन मजीद ब्रॉड हो रहा है? जो चीज़ें रह गई हैं, जो कुछ सेक्टर रह गए हैं, ये उनको भी अब नेक्स्ट इंक्लूड कर लिया जाएगा? सर मैंने आपको बताया कि ये दुनिया में सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी। आपके हमसाया मुल्क में एक लिमिट के साथ चल रहा है, 50 मिलियन की लिमिट है, उससे ऊपर हर बंदा मैंडेटरी है। तो मे बी हो सकता है ये जल्दी आ जाए। तो खुर्शीद साहब बताइएगा जी आपका जी, आप। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर एक छोटा सा सवाल ये है कि सर आप जब आए ना सेकंड स्केड्यूल 24C में आए सर, वहां पर शुगर को और बाकी चीजों को एक्सक्लूड किया गया है सर, कि ये एफएमसी में प्रोडक्ट में आई थिंक अवेलेबल नहीं होगी सर वो। अभी आपने कहा सर कि शुगर वाले भी इसमें आ सकते हैं, ट्राई वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि सेकंड स्केड्यूल में चीजें अवेलेबल है सर, तमाम वो तमाम की तमाम एफएमसी में फॉल करेंगी सारी चीजें सर? खुर्शीद साहब, इसमें ना एक मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर आप एफएमसीजी की डेफिनेशन पढ़ें, एफएमसीजी की डेफ शुगर में ना एक छोटा सा इशू ये आता है कि शुगर के स्टेप्स काफी ज्यादा हैं। मतलब ये शुगर मिल से शुरू होती है, फिर उसके बाद ये स्टॉकिस्ट के पास आती है, फिर वहां से ये जो आते हैं बड़े गोदाम, बड़ी सेलों वाले, उनके पास आती है, फिर दुकान पे पहुंचती है और एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है, या वहीं से किसी और मैन्युफैक्चरर के पास चली जाती है। फॉर मी, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, तो अगर कोई बंदा रिटेल आउटलेट पे शुगर को सेल कर रहा है ना, तो मेरे ख्याल से उसको वो इसमें फॉल करेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। कंज्यूमर गुड्स और ये इसके सेक्टर्स उन्होंने बताए हैं कि वो किस सेक्टर पे किस तरह से फॉल करेगी। मैंने पहले भी अभी पिछले क्वेश्चन में भी ये कहा कि आप अगर एक्सक्लूजन लेना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, और आपके पास कोई वैलिड जस्टिफिकेशन है, जैसे आपने अभी डिटेल से जिक्र फरमाया कि शुगर यहाँ पे फॉल ही नहीं कर रही, तो आप अगर निकलना चाहते हैं और बीइंग ए शुगर सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर आपको नोटिस आ जाता है, तो यू कैन जस्ट राइट देम, उनको जवाब दीजिए कि जी मैं इसमें फॉलो नहीं करता। आपने जो एसआरओ इशू किया है उसमें तो आपने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ एफएमसीजी और थर्ड शेड्यूल आइटम, तो मैं तो मतलब मेरी तो सप्लाई है इंडस्ट्री को, मैं तो किसी इस तरह मेरा तो वो सेक्टर ही नहीं है, सेगमेंट ही नहीं है जिसमें मैं फॉलो करूँ। तो इसलिए आप उसमें उसकी एक्सक्लूजन ले सकते हैं। यही काम एग्जैक्टली पीओएस के टाइम पे भी हुआ था। बहुत सारे लोगों ने लेटर आने के बाद एक्सक्लूजन ली थी कि जी हमारे पास नो डाउट ये बैंक की मशीन, जैसे मैंने एक मिसाल दी कि मशीन तो लगी हुई है लेकिन हम उसमें फॉल नहीं करते। हमारा वो जगह का एक इशू था, आपको याद है, 1000 स्क्वायर फीट वाली चीज थी,
टर्नओवर का इशू था, मॉल में आप होंगे, वो जो उसकी 8-9 पॉइंट थे, पहले 6 थे, फिर उन्होंने 2-3 ऐड कर दिए थे। तो इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ भी, एक पर्टिकुलर आइटम की बात नहीं मैं कर रहा, अगर आप समझते हैं कि आप एक्सक्लूजन में जा सकते हैं और आपको पूछते हैं कि आप इसमें लगवाएं ये सिस्टम और चलाएं लाजमी, तो आप उसकी एक्सक्लूजन में चले जाएं। बट एक चीज ध्यान में रखिए, जिन आइटम्स में जो है ना टैक्स पीछे पे हो चुका हुआ है, जैसे अभी टायर्स की भी बात हुई या शुगर में भी एक देखिए, तो आपने उसमें करना क्या है, रिटेल मार्केट रिटेल प्राइस जो सेल होने वाली चीज है ना, जो है जिसपे एमआरपी लिखी हुई है, वो तो मेरे ख्याल से अगर उसमें आती है तो उसको कोई इशू नहीं होना चाहिए प्राइमरीली। हाँ ये है कि हो सकता है कुछ लोग अपनी 100% सेल ना बताना चाहें कि जी हमें वो टर्नओवर टैक्स भी लग जाएगा पूरा और हमारा वो पूरी सेल शो हो जाएगी, वो एक अलग सेगमेंट है। बट जो लॉ सर है उसमें हम लोग तो यहाँ पे बैठ के यही बताएंगे ना कि जो कानून में चीज आ गई है वो फिर उन पे एप्लीकेबल ही होगी। तो अगर आप एक्सक्लूजन लेना चाहते हैं, कैटेगोरिकली क्लियर है, तो आप इसकी एक्सक्लूजन फाइल कर दें कि जी कानून में ये चीज नहीं लिखी हुई। तो ये इस तरह से सिस्टम चलेगा। जी जुनेद अहमद। जी खुर्शीद साहब, आई होप कि आपका आंसर आपको मिल गया होगा। जी बहुत सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, मेरे एक दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि सर अगर हम सेल करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, तो ये तो डेबिट नोट तो वो बायर अपलोड करता है ना, तो इसमें फिर वो रिटर्न किस तरह होगा, इसका जरा बता दे पहले। जी। इसमें ऐसे होगा कि जो अब एफबीआर ने ना, बेसिकली आपने अगर देखा हो पिछले कुछ अरसे में, क्रेडिट नोट का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, उन्होंने एक ही नोट कर दिया रिटर्न का। तो आपको वो जो आपने सेल्स इनवॉइस इशू की होगी पहले, उसको उसका एक नंबर होगा ना जो कि सिस्टम जनरेटेड होगा, तो उसके अगेंस्ट जाके आप उसका डेबिट नोट डाल देंगे तो वो आपकी रिटर्न हो जाएगी और उतना इनपुट आपका वापस आ जाएगा जो आपने आउटपुट में दिया हुआ है। तो ये सिस्टम में ठीक हो है। जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं इसमें। ये जरूरी नहीं है कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका एनटीएन नहीं है या वो फाइलर नहीं है और वो रिटर्न फाइल करेगा तो आपका क्लेम होगा। आप जब उसकी रिटर्न डालेंगे तो वो आपकी उसी सेल्स इनवॉइस को रिटर्न करते हुए उतना ही इनपुट आपको वापस सिस्टम में दे देगा। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह अनरजिस्टर्ड पर्सन पे 4% है ना, कोई जी। अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड सर एक रिटेलर है, वो एक मतलब जैसे गली मोहल्ले में, तो वो तो इस टैक्स नेटवर्क में आता ही नहीं कि वो लाइबल है कि वो अपना STRN ले, क्योंकि वो बेचारा अपना वो एक्सपेंसेस पूरा नहीं कर पाता, तो उस पे 4% होगा या नहीं फर्दर टैक्स। दो चीजें हैं, देखिए अगर तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा इस लिमिट में, तो और रिटेल, अब देखिए एमआरपी हम मेंशनड है चीज के ऊपर, लेकिन वो आप दे किसी शॉपकीपर को रहे हैं, ठीक है, आप वो ठीक शॉपकीपर है। को दे रहे हैं, एंड कंज्यूमर को नहीं दे रहे, दो चीजों में फर्क है। एंड कंज्यूमर वॉक इन कस्टमर ठीक है। होता है जिसने घर ले जाके इस्तेमाल करनी है, फर्दर सेल नहीं करनी। एफएमसीजी की डेफिनेशन भी कानून में यही है कि काबिल इस्तेमाल जो चीज है जो आपने ले जाकर इस्तेमाल कर लेनी है, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। जो दुकान पे आगे सेल करनी है उस पर दो चीजें हैं, अगर तो वो थ्रेशोल्ड में आता है सेल्स टैक्स की, तो फिर तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो नहीं हो रहा तो वो एक अलग बात है कि वो अफोर्ड नहीं करता, वो एक ठीक अलग है। सिचुएशन है। लेकिन अगर वो उसमें फॉल नहीं करता, कॉटेज इंडस्ट्री में आता है, तो फिर वो देखिए कि वो अब आप उसको रिटेल सेल एज एंड कंज्यूमर कर देंगे, फिर आप उस पर 4% चार्ज ना करें, वो एंड कंज्यूमर के तौर पर। लेकिन सेल कर कौन रहा है ये देखना है ना पीछे, वो सेल करने वाला पीछे जी। मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या वो भी एक शॉपकीपर है। जैसे लोग मेट्रो से चीज लेके आते हैं तो मेट्रो से दुकानदार भी चीजें लेते हैं, तो उनको वो फर्दर टैक्स नहीं लगता। ठीक है। मेट्रो पे छोटे दुकानदार सही। जाते हैं, वो जाके वहां से बिल्कुल आप आता ही ये कोल्ड ड्रिंक और चीजें मुख्तलिफ उठा के लेके आते हैं ना डीलों में, तो उन पे फर्दर टैक्स तो नहीं है। चार्ज जी होता। बिल्कुल। और मेट्रो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, अगले सही। बंदे सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसी तरह से ये सिस्टम चलेगा। जी, ओके वेल सर, आंसर्ड थैंक यू इमरान सर, साहब। थैंक जी। यू सर। जी काइंडली पार्टिसिपेंट्स अपना हैंड रेज कर दें अगर किसी और साहब ने कोई क्वेश्चन करना है, तो ताकि हम अपना जो सेशन है इसको प्रॉपरली टाइमली सम अप कर सकें, जी प्लीज। अदनान बशीर का एक क्वेश्चन है, नासिर साहब चैट बॉक्स। जी ये अदनान साहब पूछ रहे हैं, whether third schedule exempted and zero rated items invoices will also be uploaded by the system। गालबन ये जीरो रेटेड इनवॉइसेस का ही पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में दोबारा से। वो बेसिकली वो जीरो रेटिंग तो सर खत्म हो चुकी है। अब तो जो है ना, तीन किस्म के हैं, एक एग्जाम्ड सप्लाईज हैं और एक यस, आपकी है टैक्सेबल सप्लाईज हैं। अच्छा, जीरो रेटिंग बेसिकली शायद चलें वो किसी नहीं एग्जेम्प्टेड का एग्जाम, देख लें, शायद एग्जेम्प्टेड हाँ हो सप्लाईज भी सकता है वो हैं। एग्जाम को ही समझ रहे हो जीरो। जैसे अभी यस। हमने फार्मास्यूटिकल की बात की, तो भाई तो फार्मास्यूटिकल में ऑलरेडी पीओएस में वो दे रहे हैं डाटा,
तो वो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट है और इसमें फॉल भी करती है, तो ऑब्वियसली वो एफएमसीजी में भी मेरे ख्याल फार्मा से ज्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड तो शायद ही कोई होगी, क्योंकि उस पर तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है और वो तो डेफिनेटली एफएमसीजी में ही फॉल करेगी। तो हालांकि इनको उन्होंने, अगर आप इनकम टैक्स के हवाले से देखें तो 113 में जो रिड्यूस रेट वाले हैं उसमें फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर को अलग से रिड्यूस रेट दिया हुआ है, तो वो तो एक सेक्टर अलग से मेंशन्ड है उसके अंदर। तो ये बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। अच्छा इमरान साहब, इसी जब ये एसआरओज वगैरह आ रहे थे इनवॉइसिंग के, उसी के साथ एक वो टीयर 1 रिटेलर का वो एक नया 236H का आया था कि उनकी जो लिमिट है वो 1 लाख कर दी गई है। क्या वो भी आप इसी सिनेरियो में देखते हैं कि वो क्या चीज़ है? जरा काइंडली उसको भी अगर आप एलेबोरेट कर दें। लेकिन ना अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज है। अभी कुछ क्वेश्चन भी लोगों ने ऐसे किए हैं कि उन्होंने पीओएस और इसको ई इनवॉइसिंग के मॉड्यूल को ना सिमिलर समझना शुरू कर दिया है। देखिए एक चीज अच्छा। अंडरस्टैंड सबसे पहले करें, पीओएस था रियल टाइम रिपोर्टिंग, ये है बेसिकली इनवॉइस जनरेशन थ्रू एफबीआर। यानी पहले वो तो था आप जो भी डाल रहे हैं वो डायरेक्ट एफबीआर को रिपोर्ट हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये आप बेसिकली जो अपनी इनवॉइस बनाते हैं ना, जो अपने सेल्स टैक्स इनवॉइस बनानी है, वो अब एफबीआर कह रहा है हमारे सिस्टम से बनाएं। तो इन दोनों में थोड़ा सा बिल्कुल एक थिन लाइन डिफरेंस है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं जो कि पीरियोडिकली अपडेट होगी। इसमें ये जब थोड़ा सिस्टम चलेगा ना, तो फिर कुछ चीजें प्रैक्टिकली उस दिन ही समझ आएंगी, और हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आ जाए बाद में फर्दर। कुछ जैसे अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं करेक्शन के हवाले से, कोई गलती हो जाती है, किसी वाइज को चेंज करना है, रेक्टिफिकेशन आ जाती है, तो वो भी सही। चीजें ऑब्वियसली जब वो प्रैक्टिकल चीज सामने आएगी तो फिर ही वो सामने आएगी ना कि किस तरह से उसमें ऑप्शन देते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं आप। या जैसे मैंने कहा कि अभी इन्होंने एनेक्चर सी में ये सख्ती कर दी है कि वंस इट इज सबमिटेड तो यू हैव टू फाइल अ डेबिट नोट। तो ये हो सकता है इसी तरह सिस्टम चलाएं, या हो सकता है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें। ये सिस्टम एक दफा जरा चलने दें, आई थिंक कुछ चीजें चलने के बाद ही क्लियर होंगी। अभी तो ये प्री मेच्योर हम तो गाइड कर रहे हैं कि ये सिस्टम है क्या, इसका पर्पस क्या है, कौन लोग हैं जिन पे ये लाजमी लगना है, और ये किस तरीके से चलना है। तो एट दिस मोमेंट हम इसको इस तरह से देख रहे हैं। हो सकता है किसी टाइम पे हमें जरूरत पड़े तो हम इसकी प्रैक्टिकली फिर डेटा एंट्री और वो जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल आएंगे कल को सामने उनको भी देख लेंगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये सिस्टम है क्या, इस सिस्टम ने किस तरह से चलना है, इसका तरीकाकार क्या है, और कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें रजिस्टर्ड होना है या ये सिस्टम लगाना है। जी बिल्कुल इमरान साहब, अभी तो हम ज़ाहिर है उसकी मोडेलिटीज़ पे ही बात कर रहे हैं। जब ऐसा कोई भी सिस्टम है वो चलने वक्त के साथ ही मैच्योर होता है, और अल्टीमेटली हम कोशिश करेंगे जब ये सिस्टम मैच्योर हो जाए, कुछ इसमें नई चीज़ें ऐड हो जाएं, कुछ चेंजेस अगर आ जाएं, तो हम एक और सेशन रखेंगे इंशाल्लाह इसी एफबीसी पिफा एफबीसी के फोरम पे ही, तो हम उसको दोबारा से देख लेंगे। काइंडली अहमद हजूर साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान साहब, वेरी वेल प्रेजेंटेड। ओवरऑल द कॉन्सेप्ट जो आपने प्रेजेंट किया है बहुत डिटेल में हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे अभी कुछ हमारे फ्रेंड्स ने पहले भी पूछा, एक ड्यूरेबल गुड्स का भी आपने बता दिया, और फिर ये जो 24C जो है उसका भी बता दिया कि एक्सक्लूजन्स क्या क्या हो सकती हैं एफएमसीजी में। तो उसमें शुगर की बात हुई, कुछ उसमें सीमेंट है, स्टील है, कुछ और मोबाइल फोन्स हैं, इस तरह की आइटम्स हैं उसके अंदर। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस ये जो कॉन्सेप्ट है इनवॉइसिंग का, ई इनवॉइसिंग का, कि इसको आपने मॉनिटर करना है टू अवॉइड के सेल्स टैक्स की चोरी ना हो या कुछ और चीज़ें ना हो। तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट है या शुगर है, उसके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो वो भी बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव एक सिस्टम है। तो आपके ख्याल में ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे कि मतलब एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ट्रैक एंड ट्रेस भी लगा रहे हैं और ई इनवॉइसिंग भी लगा रहे हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि शायद इस चीज़ का ये एक वैलिड एविडेंस भी बन सकता है कि एफबीआर भी यही सोच रहा होगा कि ये सेक्टर्स क्यों उनके एक्सक्लूड हैं उससे, तो ई इनवॉइसिंग की जगह उनको ट्रैक एंड ट्रेस से मॉनिटर किया जाए। तो व्हाट्स योर स्टांस ऑन इट? देखिए वेरी गुड, जबरदस्त, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें एक चीज आप देखिए, सबसे पहले दो सेगमेंट हैं हमारी इस डिस्कशन, जो आपने क्वेश्चन की इसमें दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट ये है कि जो प्रोडक्शन हो रही है पीछे इस प्रोडक्ट की, जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है वो किसको जा रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, एक सेगमेंट ये है। दूसरा सेगमेंट ये है कि जो आगे सेल हो रही है उसमें से वो क्या बता रहा है और क्या छुपा रहा है, ये दो चीजें।
अच्छा, अब आप समझिए कि एक सड़क के ऊपर 3-4 जगह पे एक शॉप है फॉर एग्जांपल, वो उसमें ये आयरन भी रखा हुआ है, स्टील भी रखा हुआ है, उसमें सीमेंट भी रखा हुआ है, वो दोनों चीजें मैन्युफैक्चरर की लेके आगे सेल कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ने उसके नाम पे, उसके एनटीएन पे या उसके सेल्स टैक्स नंबर, दोनों सूरतों में जो भी होगा उस पे सेल डाल दी। अब वो आगे क्या बता रहा है, वो रजिस्टर्ड भी है, नहीं रजिस्टर्ड है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको अनरजिस्टर्ड के तौर पर फर्दर टैक्स लगना चाहिए था या सेल्स टैक्स लगना चाहिए था। तो ये एक सेगमेंट तो ये है। मैन्युफैक्चरर वाला दूसरा सेगमेंट आएगा कि जो रिटेलर आगे सेल कर रहा है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो ये दो सेगमेंट अलग अलग हैं। आपकी बात ठीक है कुछ हद तक कि ये उन्होंने जिनको समझ रहे हैं कि इधर से छोड़ा है उधर से पकड़ लेंगे, बट एक जो देखिए कानून ना दो तरह से ऑपरेट हो रहा है। एक हम उसमें से देखते हैं बचने का रास्ता, और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स एफबीआर ऑफिसर उसमें से फंसाने का रास्ता निकाल रहे होते हैं। तो हम लोग बच रहे होते हैं, वो फंसा रहे होते हैं, तो ये चीजें साथ साथ चल रही हैं। जैसे मैंने पहले जो एक्सक्लूजन वाली बात की ना, वो भी इसी सिनेरियो में की थी कि हम देखेंगे कि जी हम इस जो एसआरओ की वर्डिंग है, प्लेन रीडिंग ऑफ इट, वेदर वी फॉल इनटू इट और नॉट, इसी तरीके से जो आपकी बात है वो देखेंगे कि हम किस तरफ इंक्लाइंड है, हमारा जो सेगमेंट ऑफ बिजनेस है, जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो किस में इंक्लाइंड है, वो आया कि फॉल करती है उनके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो आपने बताया उसकी तरफ जा रही है, या वो जा रही है ई इनवॉइसिंग की तरफ। बेसिकली ई इनवॉइसिंग अभी जो इनिशियल है ना लॉन्चिंग इसकी, वो ई इनवॉइसिंग बेसिकली ये करने जा रही है कि आपको वो ये नहीं कह रही कि आपने पीछे से जो परचेज किया वो सारे का सारा सेल करके हमें दिखाएं, या जिस तरह से इन्होंने ईएफएस को, जो लोग जानते हैं, आप यकीनन जानते होंगे, आपके क्वेश्चन से मुझे अंदाजा हो रहा है, ईएफएस में आपने देखा होगा कस्टम वाले यही कर रहे हैं कि आपको एक अमाउंट दे देते हैं, वो अमाउंट आपकी कंज्यूम होती रहती है, जो कि आप पीएसडब्ल्यू के सॉफ्टवेयर में जाकर उसकी कंजम्पशन डालते रहते हैं, तो जितना वो बैलेंस कंज्यूम, वो अगला सेगमेंट, अगला स्टेप है। अभी वो सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है इंपोर्टर या डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान ही असल में गैप है। प्रैक्टिकली हम और आप जानते हैं कि असल जो गैप है वो पीछे से जो चीज आ रही है और जो आगे सेल हो रही है उसी के दरमियान गैप है। उसी चीज को वो पकड़ना चाह रहे हैं कि वो इनवॉइस जनरेट करे हमारे सिस्टम से। अच्छा, जब उनके सिस्टम से इनवॉइस जनरेट होगी फिर उसके बाद उस डाटा को वो यूज कैसे करते हैं, और उस डाटा में से कंजम्पशन को या आपकी टैक्स की अमाउंट को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये अभी अगला स्टेप है। आज के दिन में जो डिटेल डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि आपने अपनी सेल, कोई इसमें भी क्वेश्चन नहीं आया कि परचेज कितनी की है, स्टॉक कंजम्पशन कैसे डाली है, क्या पीछे से लिया है, क्या आगे बेचा है, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि जी अपनी सेल हमारे सिस्टम से दिखाएं। अच्छा, ये सॉर्ट ऑफ पीओएस ही है। अगर आप पीओएस में भी जाते हैं तो आप देखें पीओएस में किसी जगह पे वो आपसे परचेज नहीं पूछ रहे थे, वो आप अपनी मजबूरी को पूरी करते थे जो टैक्सेबल थे, क्योंकि जाहिर है अगर आप पीओएस में सेल डाल देंगे सारी की सारी टैक्सेबल, तो पीछे आपके पास इनपुट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। तो वो एक तरह का धिक्का था आपको लगाया गया कि आप पीछे से भी अपनी चीज को डॉक्यूमेंटेड बंदे से लें या इनवॉइस उसकी कंप्लीट करें पीछे से परचेज में। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। और देखिए लॉ में लकूने लाजमी होते हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वरना अमेंडमेंट क्यों आती। 2002 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया है, 1990 का सेल्स टैक्स एक्ट है। आज तक आप एसआरओ और अमेंडमेंट उठा के देखें, किताबें भरी हुई हैं, वो नीचे हाशिए लगे हुए होते हैं उनके अंदर, इस साल ये अमेंडमेंट आई, इस साल ये अमेंडमेंट, वो इतनी ढेर अमेंडमेंट इसीलिए आती है ना। लॉ को मिच्योर होने में दो चीजें रोल प्ले करती हैं, एक तो एडजुडिकेशन प्रैक्टिसेस, और दूसरा टाइम के साथ जो चेंजेस आती हैं। मैंने इसमें अगर आप पूरा शुरू से यकीनन आपने सुना होगा, हम शुरू हुए थे 2002 में जब वो स्टार का सिस्टम शुरू हुआ परचेज को मॉनिटर करने का। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती रही, ईएफपीआर आया, फिर आईआरएस पे रिटर्न शिफ्ट हुई, फिर रियल टाइम इनवॉइस इंटीग्रेशन का सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद पीओएस आ गया, फिर अब ये ई इनवॉइसिंग का मॉड्यूल आ गया। बेसिकली चीजें, थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, और उसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा सेगमेंट अनरजिस्टर्ड लोगों का है। 1,18,00,000 के करीब मेरा ख्याल एनटीएन है पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग है, और 5.5 मिलियन टैक्स रिटर्न फाइल हुई है। दैट मीन्स 50% भी नहीं हुई, और वो 50% से ज्यादा जो लोग हैं जो एनटीएन बना चुके हैं लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो इसी तरह से ये डेटाबेस बेसिकली अथॉरिटीज के पास होता है। उनके हम अभी उस क्वेश्चन पे नहीं जाते, उनकी नीयत पे शक नहीं करते, वी विश के ये अच्छी तरीके से और सीधे तरीके से काम करना चाहेंगे, और कोई हरासमेंट और थ्रेटनिंग मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए जाएंगे। बट ये जो है ना दोनों सिस्टम्स का पैरेलल चलाना, आपकी बात ठीक है कि उन्होंने किसी को उधर डाल दिया किसी को उधर डाल दिया, बट ऑल स्टेप्स आर टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। जी इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
यकीनन हम एक अच्छे नोट पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अभी हमारे पास टाइम भी हमारे सेशन का कंक्लूड हो रहा है और मेरा ये भी यकीन है कि तमाम लोगों के आंसर अच्छी तरह से आंसर हो गए होंगे। अगर किसी का आंसर अभी भी रह गया है तो आपके साथ इमरान साहब का नंबर भी आपके साथ शेयर हो चुका होगा, या आप इफ़ा के नंबर पे भी शेयर कर दें, आपको आपका मतलूबा आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ इमरान साहब अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं और मैं आपका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है एक स्कॉलरली और लाइवली सेशन हमारे साथ किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे साथ इस तरह के सेशंस में ज्वाइन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। डियर पार्टिसिपेंट, इसके साथ ही हम अपना सेशन इख्तिताम करते हैं इस नोट के साथ कि पिफा के मेंबर्स और पिफा के स्टूडेंट्स जो हैं पिफा के लिए और ख़ास तौर पे एफबीसी के लिए एक बहुत अहमियत रखते हैं, और हम पीछे भी गुज़श्ता दिनों में भी कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस अपनी काविश को जारी रखेंगे कि अपने स्टूडेंट्स, अपने मेंबर्स के लिए इस तरह के अच्छे वेबिनार्स और अच्छे और टॉपिक्स जो हैं वो चुनते रहें और आपको अपडेट करते रहें, ताकि आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ के साथ कम्पीट भी कर सकें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल भी कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का और हमारे जो है लर्नर स्पीकर का। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।